आप सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन शौक ना हो, तब भी बात पीछे रह गई। पहली स्टेज जो है ना, किसी भी चीज के बारे में आप जो चाहेंगे वो क्या होगी? इंफॉर्मेशन। आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप आगे शेयर करेंगे ना, आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना। मैं आपसे कोई भी काम उसी सूरत में करवाऊंगा जब मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करूंगा। वो इकोनॉमिकली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हो सकता है। एटीट्यूड ठीक हो सकते हैं। आज आपने मिसबिहेव किया है, 10 मिनट के बाद आप अच्छा बिहेव, बंदा बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना है? अचार डालना है उसके नॉलेज का और उसके इल्म का, उसकी मालूमात का, उसके खजाने का। क्या करना आपने? कोई फायदा नहीं आपको। आगे चलते हैं। आज ये जो आपने देखा ना, लफ्ज़ लिखा हुआ है न्यू लर्निंग मेथडोलॉजीज एंड लर्निंग टेक्निक्स। असल में बुनियादी तौर पे ना हम सब कोशिश तो करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नई बातें सीखें अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ना, चाहे वो हमारे ज़ाती मामलात हों, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल मामलात हों, और चाहे वो हमारे एजुकेशनल मामलात हों। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। हाँ, और जब परफेक्ट बनाने की बात आती है तो कोशिश ये की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अच्छा, आप किसी से भी पूछेंगे ना, वो यही कहेगा कि मैं सीखना चाहता हूँ। कुछ लोग सीख पाते हैं और कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग सीखने की कोशिश करते हैं और सीख पाते हैं, कुछ लोग सीखने की कोशिश करते हैं और सीख नहीं पाते, और कुछ लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ ख्वाहिश उनके अंदर होती है। यानी मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक्शन करने का मौका नहीं मिलता, तो वो ख्वाहिश जो है वो फिर ख्वाहिश ही रह जाती है, वो नीचे ट्रांसलेट ही नहीं होती, ठीक है ना। और जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, सीख नहीं पाते, तो आज नहीं सीखेंगे कल सीख लेंगे, कल नहीं सीखेंगे तो परसों सीखेंगे। यानी आप कोशिश करते रहें तो फिर कहीं ना कहीं तो आप सीखेंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ना सीखें, आप तो सीख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सीखने का शौक़ का पैदा होना, सीखने के शौक़ का पैदा होना एक बात है, सीखने के शौक़ को ट्रांसलेट करना यानी उस पर अमल करना सीखने का, वो दूसरी बात है। तो अगर आप इसको सिर्फ शौक़ तक महदूद करेंगे और सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर भी बात पीछे रह जाएगी। अच्छा, आप सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन शौक़ ना हो, तब भी बात पीछे रह गई। यानी अगर आप कोई काम शौक़ से करते हैं तो उसका नतीजा कुछ और होता है। यानी उसमें शौक़ भी है, उसमें लगन भी है, उसमें जुस्तजू भी है, उसमें उमंग भी है, हाँ, उसमें आपका जिसे कहते हैं निखार भी है, तो उसका नतीजा कुछ और होगा। और जो काम हम शौक़ से नहीं करते, मजबूरी के तहत करते हैं, हम पे इम्पोज की जाती है, डिक्टेट की जाती है, ज़बरदस्ती करवाई जाती है, ताकत दिखाई जाती है, डंडा चलाया जाता है, तो फिर उसका नतीजा बाज़ औक़ात कुछ और भी आता है, ठीक है। तो ये शौक़ में और उसको ट्रांसलेट करने का जो बैलेंस है, वो अगर हम पैदा कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो एक तो ये क्या, अच्छा, फिर ये कि लोग पूछते हैं कि हम सीखना चाहते हैं लेकिन सीखें क्या? ये भी बड़ी बहस है। हम सीखें क्या? इतनी बड़ी समंदर है सीखने का, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, हर चीज़ तो नहीं सीख सकते, तो सीखें क्या? अच्छा, अब हम सीखना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा सीखे कैसे, समझ नहीं आ रहा सीखे कैसे, तो मेथडोलॉजी क्या होगी? कौन सा ऐसा तरीकाकार आजमाया जाए जिससे हम बेहतर तरीके से सीख सकें? वो हो गया। फिर आप ये देखें टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। एक बंदे को आप एक सवाल देते हैं, वो अपनी शानदार टेक्निक्स के साथ जल्दी सीख जाता है। एक बंदे को या बंदी को सवाल देते हैं, वो अपनी कमज़ोर सी टेक्निक की वजह से डिले कर जाते हैं सीखने में। तो आपकी जो टेक्निक्स हैं और आपकी जो मेथडोलॉजीज़ हैं, ये डिटरमिन करेगी कि क्या आपको सीखना है। मार्केट तो भरी पड़ी है। जब आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या ख़रीदना है, तभी ख़रीद पाएंगे ना। अगर आप अपने आप को आवारा बना के जाएंगे, कुछ भी ख़रीद लेंगे तो फिर कुछ भी लेके आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ ख़रीदेंगे जो आपकी ज़रूरत हो। तो ये ज़रा देखिएगा, आज कोशिश हम करेंगे कि जो नई लर्निंग मेथडोलॉजीज़ हैं, अब ये नई, न्यू से मुराद क्या है? न्यू से मुराद ये कि आज जो दुनिया में डिबेट हो रही है। नई से मुराद ये है कि जो आज की दुनिया में डिबेट हो रही है। कल हो सकता है जो आज है वो कल ना हो रहा हो, कल की लर्निंग, न्यू लर्निंग टेक्निक्स कोई और हो, लेकिन आज की न्यू लर्निंग टेक्निक्स कुछ और हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। उसको हमने देखना है और फिर मैंने कहा कि लर्निंग टेक्निक्स जो है उसको हम देखने की कोशिश करें। अच्छा, अब आप देखिए, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है
आप दुनिया का कोई भी इल्म सीखना चाहते हैं, कोई भी इल्म, ज़ाती, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, सोशली, पॉलिटिकली, कुछ भी सीखना चाहते हैं, ये थ्योरी जो है ना, ये आपके साथ साथ चलती है। ये समझिए कि लर्निंग टेक्निक्स में और लर्निंग मेथडोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लफ्ज़ है? इंफॉर्मेशन। पहली स्टेज जो है ना, किसी भी चीज़ के बारे में आप जो चाहेंगे वो क्या होगी? इंफॉर्मेशन। कि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है। आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप आगे शेयर करेंगे ना। आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना। आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे ना। आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप अपने आप को उन लोगों से ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिनके पास मालूमात नहीं है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये पढ़ के भी आ सकती है, ये सुन के भी आ सकती है, ये देख के भी आ सकती है, डायरेक्ट भी आ सकती है यानी आपके अपने तजर्बे से, और इनडायरेक्ट भी आ सकती है, कोई आपको सुना दे कि फलां जगह पर फलां वाक़या हुआ था। तो डायरेक्ट भी आ सकती है, इनडायरेक्ट भी आ सकती है। खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी सुन सकते हैं, और कोई आपको बता भी सकता है। ठीक है, पहला काम है इंफॉर्मेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ये सही लफ्ज़ जो है ना नॉलेज है, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ये गलती से उसको इसमें एजुकेशन प्लस स्लैश करके ना नॉलेज कर लें। ठीक है, एजुकेशन भी रहने दें लेकिन स्लैश में नॉलेज लिख लीजिएगा। अच्छा, ये स्लाइड्स आपको मिल जानी है, इसलिए स्लाइड्स को बार बार नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज़ आपके पास चली जाएंगी। ठीक है, उसमें आ जाएंगी ग्रुप में बस समझिए ज़रा। और जहाँ कोई सवाल है ना फौरी तौर पे सवाल कर लें, इंतज़ार नहीं करना आपने। ठीक है, कि हम ख़त्म करेंगे, नहीं, साथ साथ चलेगा। ठीक है जी बेटा। ये ऐसे ही पैदा कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर आके बैठे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए? धक्का दिया किसी ने? कैसे आए हैं? बेनिफिट। बेनिफिट क्या है? अच्छा, अगर स्कॉलरशिप ना होता तो फिर ना आते शायद। देखिए ना, बात समझ आ गई ना। ठीक है, मेरा मतलब एक सच्ची बात है ना। तो अगर उसमें से ज़रा स्कॉलरशिप को बाहर निकाल दें तो इसका मतलब है शौक जो है उसकी एक मंजिल वो स्कॉलरशिप भी है, वो अगर आउट हो जाए तो फिर शायद आपकी तादाद कम हो जाए। ठीक है ना जी। तो ये जो चीज़ आपको मोटिवेट करके यहाँ पे लेके आई है, इसी तरीके से आपका शौक भी ऐसे ही पैदा होता है जैसे जैसे आपको मोटिवेशन मिलती है या आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। मैं आपसे कोई भी काम उसी सूरत में करवाऊंगा जब मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करूंगा। वो इकोनॉमिकली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हो सकता है, वो एप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। जब तक मैं उसके साथ जोड़ूंगा नहीं ना, आपने नहीं हरकत में आना बेटा, आप आएंगे नहीं हरकत में। जब तक कि आपको कोई मोटिवेशन किसी भी शक्ल में ना मिल रही हो तो फिर आप वो शौक, तो शौक कोई टीका नहीं है जो हम लगाएंगे तो कल से आपको सबको शौक पैदा हो जाएगा। शौक आपका इंटरेस्ट के साथ साथ आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करेगा कि मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फ़र्क है? जी पहले आप। सर, इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, और जो नॉलेज होता है वो सर उस स्टेटमेंट का जो डीप एनालिसिस, जो डीप। शाबाश। एक और कोई कहेगा? जी बताओ। सर, इंफॉर्मेशन जस्ट एक डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन नॉलेज जो होता है जब उसके हम डीप एनालिसिस करते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं तो वो हमारे पास। शाबाश। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट दोहराता हूं। इमरान खान साहब जो हैं वो 23 तारीख को असम्बलियों को तहलील कर देंगे। ये क्या है? अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी जुमले को इमरान खान साहब 23 तारीख को असम्बलियों को तहलील कर देंगे, इसका नॉलेज बनाएं। क्या बनाएंगे? कैसी होंगी, क्या होगा, उसके क्या अब आप उसके नीचे जाएंगे ना, जैसे आपने कहा कि डिटेल में जाएंगे। अब ये जो खबर है, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो पहली हाइडिंग पढ़ते हैं ना, हेडलाइंस। अब अगर हेडलाइन हमें अच्छी लगती है तो हम नीचे जाते हैं डिटेल में। तो जब नीचे डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है हेडलाइन के साथ साथ कुछ और भी हमारे पास मालूमात आ गई हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को आम तौर पे नहीं होता। हम इंफॉर्मेशन के दरमियान और नॉलेज के दरमियान जो फ़र्क है उसको परख नहीं पाते हैं।
हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन ही नॉलेज है, और नॉलेज को हम नॉलेज की तरह नहीं, जैसे FIR है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन है। अब उसकी बेसिस पे मैं बतौर पुलिसमैन उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और नॉलेज में लेके आऊँगा, या पोस्टमार्टम करूंगा उसका, उस पूरे स्टेटमेंट का जो 1 लाइनर स्टेटमेंट है उसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा, तो उसमें से बहुत सी बातें निकल के आएंगी डिटेल। जैसे हमने किताब का टाइटल पढ़ा, ये वाला, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। अब जब हम इसके नॉलेज में जाएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये पहली इसमें आ गए, फिर दूसरी में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, फिर चौथी में जाएंगे। तो जब ये खत्म हो जाएगा सेशन, तो अब आपके पास वो फर्स्ट वाले के मुकाबले में, इसके मुकाबले में कुछ चीज़ें नॉलेज ज़्यादा होगा ना। वो जो नॉलेज ज़्यादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेने के लिए, आपके बेहतर तरीके से स्पोक करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, खड़े होने के लिए। आप किसी से ज़रा डिटेल में जाके बात कर सकते हैं, आप सतही किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपके पास कोई इन डेप्थ एनालिसिस होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, अब नॉलेज आता है, नॉलेज कैसे आता है? शाबाश, नॉलेज कैसे आता है? पढ़ने से आता है, ठीक है ना, रीडिंग करने से आता है। और रीडिंग में भी दो चीज़ें हैं, एक है किताब जो आपको इम्तिहान में पास फेल करती है, और एक उसके अलावा दूसरी किताबें भी हैं, एक्स्ट्रा किताबें, शायरी का, अदब का, लिटरेचर का, हिस्ट्री का, रिलीजन का, पॉलिटिक्स का, इन्वायरमेंट का, सोशलाइजेशन का, बहुत सी किताबें हैं हर टॉपिक के ऊपर, साइंस का, टेक्नोलॉजी का। वो किताबें जो निसाब से हट के हैं वो भी इल्म देती हैं, और वो किताबें जो निसाब की हैं वो भी इल्म देती हैं। जो निसाब की किताब का जो इल्म है वो 1 साल के लिए है, क्योंकि उससे आपने इम्तिहान पास करना है, 1 साल के बाद ख़त्म। अभी आपको सबको बिठा देना मैट्रिक के एग्ज़ाम में, आप में से ज़्यादातर लोग 80-90% फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले इम्तिहान दिया हुआ ना, कई साल पहले भूल भाल गए हैं। मुझे दिलवाएंगे तो मैं तो मुकम्मल ही फेल हो जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो मैट्रिक के लिए पढ़ा था ना यार, अब तो मैं बहुत आगे जा चुका हूँ ना। तो वो 1 साल की इल्म है। जो गैर निसाबी किताबें हैं वो ताहयात होती हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आपने किताब पढ़ी हुई, आपको याद है, तो आपके साथ चलेंगी। तो एक याद रखिए, एक तो ये कि हमें पहले, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात किस काम की, जो भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे वो ज़ाती काम है, चाहे वो आपका एजुकेशनल वर्क है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क है, चाहे आपको कोई भी टास्क है, जो भी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ये चीज़ है क्या। जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा वो उतना ही डेप्थ में जाके नॉलेज को ट्रांसलेट करेगा। तो ये याद रखिए, अगर आप रखेंगे अपने आप को इंफॉर्मेशन के लेवल के ऊपर, तो आप सतही किस्म के इंसान हैं, एवरेज लोग हैं। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज के अंदर जाके कूदेंगे तो आप ज़रा एवरेज नहीं रहे, आप ज़रा एक्स्ट्रा हो गए हैं, हाँ, स्पेशल हो गए हैं, कि इनके पास इंफॉर्मेशन भी है और इनके पास नॉलेज भी है, ठीक है ना। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हम बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं आइए अपनी प्रेजेंटेशंस दें, वो मल्टीमीडिया पे अपनी प्रेजेंटेशंस बना के लाते हैं, और जो लिखा होता है ना, जैसे ये पॉइंट्स हैं, ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बोलना भी शुरू कर देते हैं, इसका मतलब भी बताना शुरू कर देते हैं। मैं वहाँ बैठा हूँ पीछे, एक आउटसाइडर, और मैं पीछे बैठ के एक सवाल करता हूँ, मैम ये सर ज़रा मुझे ये एक सवाल में निकालता हूँ कि ये बात बता दें। अच्छा, अब आपने तो तैयारी नहीं की थी उस सवाल की जो मैं सवाल आपसे पूछ बैठा हूँ, क्योंकि वो तो आपके इसके अंदर से फ्रेमवर्क में नहीं है। आप कहेंगे यार ये क्या इसने सवाल कर दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने परखा ही नहीं था, क्योंकि आपका नॉलेज जो है वो वीक है, इसलिए आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें रह के कोई सवाल कर लें, सवाल तो आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा ना सर, सवाल तो मेरी मर्ज़ी का होगा। तो जब मैं सवाल आपसे पूछूंगा और आपको जवाब नहीं आएगा तो हम कहेंगे लो जी माठा है, इसको तो मैंने एक सवाल पूछा था, इसको तो जवाब ही नहीं पता। तो वजह क्या है, सब्जेक्ट वही है जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आपने इन डेप्थ जाके चीज़ों को नहीं देखा ना, नॉलेज में, तो वो उसका एक फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। सो पहला काम आप याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन का और एजुकेशन या नॉलेज है। और ये याद रखिए, ज़्यादातर ये गैर रस्मी तरीके से आता है, अखबार पढ़ के, रसाइल पढ़ के, रिपोर्टें पढ़ के, किताबें पढ़ के, निसाबी किताबें नहीं, गैर निसाबी किताबें पढ़ के, फिल्में देख के, म्यूज़िक सुन के, ठीक है ना, हर तरह की एक्टिविटीज़ करके ना आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गैदर करते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ ना, ये जो मैसी फुटबॉलर है, इसका ज़रा प्रोफाइल निकालें,
तो आप जाके गूगल में सर्च करेंगे, ये थोड़ी कि अब आप उसके शहर में पहुंच जाएंगे अर्जेंटीना, यहीं से बैठेंगे अर्जेंटीना, यहीं से निकालेंगे तो पता चलेगा किसी गरीब का बेटा था, वो ये था, प्लास्टिक के फुटबॉल से जोड़ जाड़ के खेलता था, फला करता था। अब उसका पूरा प्रोफाइल निकालना है। आपने क्या किया है? मैसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसका ये है कि जी ये कहाँ से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कैसे ग्रो हुआ, कैसे पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, और अचानक तो नहीं मैसी बन गया ना। तो एक पूरा नॉलेज है उसके पीछे। तो याद रखिए, जब भी आप अपने आप को नॉलेज बेस्ड बनाएंगे, कहने का मतलब यह इंफॉर्मेशन से नॉलेज बेस्ड पे जाएंगे, तो आप समझिए कि आप आगे की तरफ जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को महदूद कर लिया इंफॉर्मेशन की हद तक, तो फिर आप सतही तरीके से अपने आप को परफॉर्म करेंगे। एक बात यहाँ पे क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं ना यहाँ पे? क्लैरिटी के साथ जी बेटा। क्या नॉलेज में हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज में अगर किसी भी एंगल से आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए या आप उसको किसी भी एंगल से बयान करना चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो आप किसी भी जवाब। देखिए, बहुत से सवालात आप ऐसे कर सकते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होगा। एक तो मैं कोई वो मशीन तो नहीं है ना, रोबोट जिसको आप दबाएंगे तो बटन दबाना शुरू कर देंगे। मैं भी इंसान हूँ, बहुत से सवाल आपके होंगे जो मेरे पास नहीं होंगे। ठीक है, मान लेता हूँ, मुझे ओन करना है कि मुझे ये नहीं आता, आप बताएं, बाकी लोग बताएं। लेकिन ये याद रखें, आप सवाल को एड्रेस उस वक्त करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। आमतौर पे आपने देखा है जो स्पीकर आते हैं वो कहते हैं जी आप 1.5 घंटे का सेशन है जी, इंशाल्लाह 1 घंटा में बात करूंगा, आधे घंटे का सवाल जो आपका निश्चित होगी। वो जो आधा घंटा वो 5 मिनट में रह जाता है। फिर वो कहते हैं 2-3 सवाल लेंगे बस। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है सवाल सुनने का और सवाल को जवाब देने का, क्यों पता नहीं कैसा सवाल कर ले, मुश्किल सवाल ना कर ले। ठीक है ना? वो भी मैं आपको टेक्निक्स में बताऊंगा कि अगर कोई मुश्किल सवाल आपसे आ जाए तो आपने कैसे हैंडल करना है, वो भी टेक्निक्स में बताऊंगा। तो यहां तक ये बात याद रखें, परफेक्शन कोई नहीं होती, लेकिन जितना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे आइए, एक लफ्ज़ है एटीट्यूड और बिहेवियर। इसमें क्या फ़र्क है? एटीट्यूड और बिहेवियर, रवैया एटीट्यूड और बिहेवियर होता है तर्ज अमल। क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? जी बेटा बताओ। बिहेवियर सर ये हो सकता है कि वो इनबर्न हो सकता है, पैदाइशी, लेकिन एटीट्यूड शायद आप किसी से सीख सकते हो। आप चले ठीक है, और कोई बताए? एक सवाल ये आ गया जी बेटा। सर बिहेवियर जो है एक अम्ब्रेला टर्म है और जो एटीट्यूड एक लेवल ऑफ पर्सनालिटी है। और कोई? जी शाबाश, खड़े होकर जरा ऊंचा आवाज में ना, ताकि सब सुन सकें। शाबाश, कोई बात नहीं, जो समझ आ रही है वो बताओ। वो है कि आप किसी चीज को किस तरह लेते हैं और हाँ। बिहेवियर वो आप उस पे अमल कैसे करते हैं। ठीक है, आगे आगे और कोई बताए? ठीक, आ गया आपका जवाब आ गया बेटा। और कोई आप में से कोई फीमेल स्टूडेंट? शाबाश। खाना शाना खाया बस आपने, या खाने के बाद नींद आ जाती है ना, फिर वो भी मसला हो जाता है सारा। शाबाश, जिंदा रखें जरा अपने आप को। बताइए, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अच्छा, हम अमूमी तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यार बंदा तो बहुत अच्छा था, अचानक इसको क्या हो गया है? कहते हैं हम ये तो बड़ा अच्छा लड़की थी, अच्छा लड़का था, इसको अचानक इसने इतना रूट क्यों बिहेव किया है? एक बंदे के बारे में हम कहते हैं यार ये तो बड़ा ही स्टूपिड किस्म का बंदा या बंदी है, ये अचानक इसने इतनी अच्छी बात कर ली है, ये अचानक कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि एटीट्यूड जो है वो आपका इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट एक्शन, और बिहेवियर वो है जो आपका मुस्तकिल एक्शन है। हम कहते हैं ना यार इसकी आदत है, ये है ही ऐसा, हाँ ये है ही ऐसा, ये जो है ही ऐसा ना, इसका मतलब है ये बिहेवियर है जो उसके अंदर ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसको ज़रा चेंज करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, ये मिजाजन ही ऐसा है, अब हमें इसको इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एटीट्यूड ये है कि जिसको हम समझते हैं कि यार ये बड़ा ठीक है और अचानक इसका ये एक्शन ख़राब हो गया है, इसका मतलब है 2 मिनट बाद वही एक्शन उसका दुरुस्त भी हो सकता है। ये इमीडिएट है ना, किसी ख़ास वजह से, किसी ख़ास वाक़े से, किसी ख़ास बात से, किसी ख़ास एक्शन से ये डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है ना, ये एटीट्यूड है। या ये कि आपकी किसी स्माइल से, आपके किसी मुस्कुराहट से, आपके किसी अप्रिसिएशन से, आपकी किसी तारीफ से, आपके किसी थपकी से अचानक उसका लेवल दुरुस्त हो गया है, तो हम कहते हैं यार ये क्या शानदार एटीट्यूड उसने अंदाज़ा अपनाया, देखो इसके एटीट्यूड से कितना पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है ना,
तो ये याद रखिएगा, जो बुनियादी बात समझने की है, एटीट्यूड कोई इशू नहीं है, एटीट्यूड ठीक हो सकते हैं। आज आपने मिसबिहेव किया है, 10 मिनट के बाद आप अच्छा बिहेव करेंगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। हम किसी से लड़ पड़ते हैं, अचानक 10 मिनट बाद हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो आपको रियलाइजेशन होती है कि यार मैंने बड़ा गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटीट्यूड कैन बी चेंज इजीली, बिहेवियर कैन नॉट बी चेंज इजीली। यानी मैं नहीं कहता चेंज नहीं हो सकते हैं, इजीली चेंज नहीं होते, क्योंकि वो मुस्तकिल आपके साथ साथ होते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शाबाश, जल्दी आ जाओ। सम टाइम क्या होता है, बंदा बड़ा नॉलेजेबल है, बंदा बड़ा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन एटीट्यूड उसका ठीक नहीं है, बिहेवियर उसका ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है, चार डालना है उसके नॉलेज का और उसके इल्म का, उसकी मालूमात का, उसके खजाने का। क्या करना है आपने, कोई फायदा नहीं आपको, क्योंकि आपको लगता है उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। बंदे का नॉलेज कमजोर है, इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन एटीट्यूड और बिहेवियर परफेक्ट है। आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बनिस्बत उसके के जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है। आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आपकी इंस्पायरेशन जहां इंफॉर्मेशन और नॉलेज से होती है, उससे डबल इंस्पायरेशन आपको एटीट्यूड और बिहेवियर से होती है। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना, आप उसके साथ बैठेंगे। दौलत है उसके पास, इख्तियार है उसके पास, शोहरत है उसके पास, इल्म उसके पास है, बैठते आप उसके पास नहीं है, बैठते किसी और के पास है जिसके पास ये सलाहियतें चार नहीं है। क्यों? उसका एटीट्यूड और बिहेवियर आपको बहुत सूट करता है। तो याद रखिए, जो दुनिया में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है वो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है। लोगों को हम जज किस तरह से करते हैं? उनके एटीट्यूड और बिहेवियर से। मैं जब किसी को मुलाजमत देता हूं, अपने काम में किसी को रखता हूं, तो मैं उसका नॉलेज भी देखूंगा, मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी देखूंगा, उसका डिग्री भी देखूंगा, उसका सब कुछ देखूंगा। लेकिन सर मेरे पास मेन प्रायोरिटी जो है ना, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर है। मैं कहता हूं यार मैंने क्या करना इतने नॉलेजेबल आदमी का जो सही तरीके से बात ही नहीं करता। तो आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो एटीट्यूड और बिहेवियर है। ये एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना, ये आपको लेके जाएगा लर्निंग की तरफ। यानी आप अपने आप को इमाम दीन नहीं समझेंगे कि मुझे सब पता है। ये जो एटीट्यूड है ना कि मुझे सब पता है, जब आप ये कहेंगे ना मुझे कुछ नहीं पता, तो आप लर्निंग की तरफ जाएंगे। जब आप कहेंगे ना मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो फिर आप जाएंगे उसकी तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि मेन चीज क्या है? आपका एटीट्यूड और बिहेवियर, जिससे लोग आपके करीब आ सकें। कुछ लोग गिला करते हैं ना कि लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते। ये इंसानी फितरत है ना, हम गिला करते हैं कि लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते। उसको ज़रा टटोलें कि क्यों नहीं लिफ्ट कराते आपको। उसकी मेन रीज़न जो है ना, वो आपको मिलेगी ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए हम इसके करीब नहीं जाते। अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक है तो लोग आपके पास आएंगे। किसी के पास नॉलेज कम है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा है और मैं इसके अंदर नॉलेज फीड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका नॉलेज बहुत अच्छा है और एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक नहीं है, तो मैं इसके अंदर फीडिंग नहीं कर सकता एटीट्यूड एंड बिहेवियर की। तो मेन कॉज क्या बना आपका? एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर भी लेके आएगा, मेल फीमेल, और एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ भी लेके जाएगा जो एजुकेशनल बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड। हम जब कहते हैं ना, एक लफ्ज आपने सुना होगा, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, यानी हमें वो मईशत चाहिए जो मालूमात के ऊपर, इल्म के ऊपर बेस करती है। तो हमें लोग भी वो चाहिए सर, नॉलेज बेस्ड ह्यूमन। ये जो लफ्ज आप सुनते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक वो लेबर फोर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो जिसको कोई काम नहीं आता, जो भी काम उससे करवाएंगे, ईंटें उठाना शुरू कर देंगे, वो उठाना शुरू कर देगा। एक वो ह्यूमन डेवलपमेंट है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके पास कोई स्किल है, उसको लिखना आता है, उसको बोलना आता है, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको मशीन चलानी आती है, उसको कैमरा चलाना आता है, उसको फला आता है, जो काम आते हैं। तो आज की दुनिया तो नॉलेज बेस्ड है सर, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, नॉलेज बेस्ड है। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर नॉलेज के अंदर एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्लस हो जाए तो उसकी तो चांदनी निकलेगी। ये पढ़ा लिखा भी है और अच्छे एटीट्यूड का भी है, अच्छे बिहेवियर का भी है, तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है सर। अब ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसमें मियाँ बीवी के रिश्तों से आ जाए, बहन भाइयों के, माँ बेटे के, बाप बेटे के, दोस्तों के, सारे के सारे इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। हम लोग जब दोस्तों को दोस्त बनाते हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि वो कितना मालूमाती है और कितना इल्म रखता है। कभी इस जाविये से नहीं देखते। इस जाविये से तो हम सिर्फ वो दोस्त बनाते हैं जब हमें इम्तिहानगाह में ज़रूरत पड़ती है।
एक मफाद होता है ना हमारा इंटरेस्ट, इससे दोस्ती कर लो ताकि कोई हमें 2-4 बातें सिखा देगा, इम्तिहान में काम आएंगी। परफेक्ट दोस्त जो है, परमानेंट दोस्त जो है, वो तो वही होगा जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर के ऊपर बेस करता होगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई जी? शाबाश। आपने बात की है ना कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जी जी सोसाइटी का जो टोन है आजकल सर, सोसाइटी में ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर को देखकर आपको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, इलेक्ट या ग्रेड करते हैं, बजाय ये कि आपके स्किल्स को देखा जाए। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम में एक बंदे में ये स्किल है कि वो अच्छा बॉलर है, बैट्समैन है, जी जी सर उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ उसका क्या ताल्लुक है? उसके हमने बॉलिंग या बैटिंग को देखना है, एटीट्यूड और बिहेवियर को देख के बैठो, शाबाश, मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, सुने ज़रा। ये जो कामरान अकमल और उमर अकमल 2 भाई हैं, ये बाबर जमान, ये जो बाबर हमारा आज़म है इसके कज़न है। दोनों बड़े अच्छे प्लेयर थे। कामरान अकमल भी परफेक्ट प्लेयर था और उसका भाई जो है उमर अकमल वो भी परफेक्ट प्लेयर था, पाकिस्तान के लिए खेला है। एटीट्यूड जो है उमर अकमल का इतना वर्स्ट है, कभी वो लड़ रहा होता था ट्रैफिक सार्जेंट से, कभी वो लड़ता है पुलिस वाले से, कभी वो लड़ता है प्लेयरों से, कभी वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बल्ला मार देता है किसी को, कभी कुछ कर देता है। वो सारा प्लेयर जो स्किल थी उसकी ज़ाया हो गई ना। आज अपनी यंग एज में वो क्रिकेट आउट हो चुका है बोर्ड से। बोर्ड ने उसको नहीं रखा। बोर्ड ने उसको इसलिए नहीं रखता कि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक नहीं है प्लेयरों के साथ, लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, फलां के साथ। तो आपकी स्किल को मैंने क्या करना है? सर मैं कहता हूँ ये एक रिलेटिव नहीं, रिलेटिव नहीं है। मेरी बात सुने, जब हमने कलेक्टिव खेलना है, कलेक्टिव खेलना है, तो मुझे तो भाई आपकी टीम एफर्ट्स चाहिए ना। आप अपनी जाती इनिंग्स के चक्कर में बाकी टीम को मरवा दें तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? मोहम्मद आमिर की जो मिसाल, सर मोहम्मद आमिर के साथ भी यही हुआ है ना। मोहम्मद आमिर ने भी तो ये हरकत की है ना कि अपने इंडिविजुअल स्किल्स को ज़ाया करके अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को किसी नेगेटिविटी में चला गया ना। आज वो सीन पे नहीं है। सर सोसाइटी इतनी जजमेंटल हो गई कि सर वो जजमेंटल इसलिए बेटा कि उसने सार्जेंट को वहाँ पे खड़े होकर मारा है उसने। इसमें जजमेंटल होने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो देखा है उसका एक्शन, कामरान अकमल, उमर अकमल का हमने उसके देखे हैं, आमिर के एक्शन देखे हैं, फलां के देखे हैं प्लेयर्स, और ये हर बोथम का देखे, क्रिकेट के अंदर था, इंग्लैंड का स्टार, हर वक्त लड़ पड़ता था। तो मैं ये कहता हूँ कि स्किल जो आप बात कर रहे हैं, स्किल मैटर करती है। मैंने आपको जॉब के लिए रखा है बेटा, हाँ आप परफेक्ट है, स्किल आपको आती है, रोज़ लेट आते हैं, ये आपका एटीट्यूड है। आपका बिहेवियर यह है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कोई ना कोई जस्टिफिकेशन नोट होता है आपके पास, पता चलता है कि टीम के साथ आपकी बनती नहीं है, तो बेटा आपकी स्किल तो रहेगी इस पीछे। मैंने जब आपको आउट करना है ना सीन से, तो मैंने आपके उस एटीट्यूड की वजह से आपकी ACR ख़राब करनी है ना, कि यार टीम ये कह रही है कि ये हमारे साथ मिलकर काम नहीं करता, टीम ये बता रही है कि ये वक्त पे नहीं आता, टीम ये कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव नहीं करता। स्किल आती है, काम आता है उसको। ये ड्राइवरों की मिसाल ले लें, गाड़ी हर बंदा चलाता है, ड्राइवर, लेकिन लोग उससे नाराज़ होते हैं, उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड एंड बिहेवियर वहाँ से। तो स्किल अपनी सलाहियत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर चीज़ें आएंगी तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप स्किल पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। ये एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कि लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, ज़्यादा मैटर करते हैं जब हम प्रोफेशनली किसी को डील करने की कोशिश करते हैं। स्किल मैं सिखा दूंगा उसको आज गाड़ी ठीक चलानी नहीं आती ना, हम उसको सिखा देंगे कि गाड़ी कैसे बेटा ऐसे चलाओ, यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस नहीं करना, इसको ऐसे क्रॉस नहीं करना, क्योंकि वो सीख लेगा उसका एटीट्यूड और बिहेवियर। अगर उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में चीज़ें एरर है तो वो नहीं सीख सकेगा। ये इसका टेक्निकल मसला। मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल की इंपॉर्टेंस नहीं है, स्किल की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्किल के साथ साथ एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो प्लस पॉइंट है। अगर उसके पास नहीं है तो उसको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है? और कोई बात इसी बहस को कोई आगे लेके चलना चाहता है? जी जी प्लीज बात बताओ। हमारे मुआशरे में अक्सर जो एटीट्यूड है उसको नेगेटिव ही देखा जाता है, एटीट्यूड को ईगो के साथ जो है वो रिलेट किया। अगर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपके अंदर एंग्रीपन है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर बगावत है, तो फिर वो आपको एक और तरीके से बिहेव किया जाएगा। अगर आप अपना आ जाओ बेटा, अगर आप अपने एक्शन को एक और तरीके से ज़रा पॉजिटिव तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो फिर एक और तरीके से दिया जाएगा। हमारा मसला ये है कि हम हर वो चीज़ जो हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होती ना, उसके ऊपर हम रिएक्शनरी होके ना ज़रा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का हमारा जो लेवल है ना वो ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए सोसाइटी में उसको नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। जी प्लीज़। सर अगर हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर सब ना हो तो कुछ ऐसा होता है कि लोग आपको बहुत लाइक ही देते हैं, तो आपको अब सख्त होने से मुराद क्या है तुम्हारी, पहले बताओ। डंडा पकड़ना है? कोई भी टीम अगर आप लीड कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ सख्ती से मुराद क्या है? थोड़ा
थोड़ा हार्ड है, उनके पास सख्त है। हार्ड से क्या मुराद, मैं गालियां बकना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, हाँ। बकना नहीं, उनको खुद खींच के रखने दो। खींच के रखने का क्या तरीका कार होगा? डंडा चलाएंगे? देखिए ना, 3-4 तरीके हैं बेटा, खींचने के 3 तरीके हैं। एक मैं आपको लेक्चर दूंगा बार बार कि आप ज़रा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। एक मैं आपको कहूँगा मैं अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सज़ा ये दूंगा। एक ये कि मैं आपके साथ रूट तरीके से बिहेव करूँगा। चौथा ये कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। ये 4-5 चीज़ें होती हैं ना जो हमारे एक्शन में आती हैं। आप किस एक्शन को कहते हैं कि सख्त है? सर सेकंड सजा वाला। सज़ा वाला। आपके ख्याल में सज़ा होनी चाहिए? हाँ ठीक है, सज़ा दे, इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन सज़ा देने के भी 200 तरीके हैं ना। एक सज़ा देने का तरीका यह है कि मुर्गा बन जाओ। एक सज़ा देने का तरीका यह है कि आपको किसी और तरीके से डील कर लिया जाए। अब मुर्गा बनने में तो तज़हीक है बेटा। आप मुझे बनाएंगे तो फिर मैं भी आपके साथ ज़रा रूट ही बात बिहेव करूँगा, अच्छा बिहेव तो नहीं करूँगा। और ये हो सकता है कि आप मेरे से टीचर हैं, मेरे सीनियर हैं, तो मैं आपके सामने मुर्गा बन जाऊँगा, बाहर जाके आपको गालियाँ निकालूंगा। ठीक है ना? तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है, इसका भी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि हमारा अकाउंटेबिलिटी से मुराद क्या है, कैसी सज़ा और कैसी जज़ा। सज़ा होती है इस्लाह के लिए, सज़ा इसलिए नहीं होती कि उसका मजीद बिगाड़ हाई कर दिया जाए। ठीक है, इसको ज़रा देखिएगा जी। आपसे आइडियल वे कौन सा होगा ट्रीट करने के लिए? ट्रीट करने का डायलॉग है। आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों आप कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, ये 3-4 रीजंस हैं, आप उसको एड्रेस करेंगे। अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो तरीकाकार ये नहीं है कि मैं आपको सबके सामने खड़ा होकर आपको जलील करना शुरू कर दूँ। मैं आपको अलहदा से बुलाऊंगा अपने कमरे में और आपके साथ अलहदा से डिस्कशन करूँगा। अगर मसले का हल नहीं होगा, मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा, पेरेंट्स को बुला कर डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, जनरेट क्यों हो रहा है। उसमें आपकी ईगो चैलेंज नहीं होगी। ईगो चैलेंज होगी जब मैं आपको क्लासरूम में बैठ के ना आपको हर्ट करूँगा, आपकी तज़ीक करूँगा, आपको कहूँगा नलायक हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें फला नहीं है, तुम तो हो ही बेवकूफ़ आदमी। तो आपका लेवल जो है ना वो एक और तरीके से बिहेव करेगा जी। सर जब आपने बात की एटीट्यूड की, तो आपने कहा कि ये एक इमीडिएट एक्शन है। तो जब आप एक ड्राइवर को रिमूव करते हैं तो आप कहते हैं कि उसका रोज़ाना लेट आना, इसकी वजह से आपने उसको वो जो रोज़ाना लेट आना है वो बिहेवियर है, तो सर नहीं एटीट्यूड नहीं ना। मैं कह रहा हूँ एटीट्यूड, एक दिन तो लेट आ गया ना, तो आप एक दिन के लेट के ऊपर किसी को बाहर नहीं निकालते, 2 दिन को भी कर लेते हैं, 3 दिन को भी। लेकिन जब आपको पता चले महीने में 20 दिन जो है वो लेट आ रहा है और ये मेरी बात का सुनता ही नहीं है, तो फिर वो आपका बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बड़ा एक्शन उस वक्त लेते हैं जब आपको पता चलता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम है। हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये तो ऐसा ही हो ही ऐसा। वो उस वक्त हम एक और एक्शन लेते हैं। एटीट्यूड में उसने आज लेट आया, कल वो वक्त से 10 मिनट पहले आ गया, परसों भी 10 मिनट पहले आ गया, तो फिर उसका तो एटीट्यूड ठीक हो सकता है ना। वो कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो उस दिन लेट हुआ हो। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी कि कौन सी चीज़ें जो एटीट्यूड को एड्रेस करती हैं और कौन सी चीज़ें जो बिहेवियर को एड्रेस करती हैं। दोनों चेंज हो सकते हैं। एटीट्यूड कैन चेंज इजीली, बिहेवियर कैन चेंज ज़रा थोड़ा सा हार्ड लगेगा, टाइम लेगा। ठीक है जी, प्लीज़ मैं आ रहा हूँ। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बेटा जी। सर अगर हमारे कोई कोलीग या सीनियर है वो हमारे साथ रूड और एरोगेंट है, मीनवाइल हम उनके साथ काम कर रहे हैं, जो जूनियर होता है उसको तो हम गाइड कर देते हैं कि आपके बिहेवियर में या एटीट्यूड में ये प्रॉब्लम ठीक। है, तो हमें सीनियर से कोलीग के साथ कैसे टैकल करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत कर ली जाए। ठीक है, और वो भी मैंने आपको कहा कि पब्लिकली मुझे ना कहें आप कि आपके एटीट्यूड में ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझे कहेंगे तो आपने तो सबके सामने मुझे एक्सपोज कर दिया, तो मैं आपके साथ एक और तरीके से ट्रीट करूँगा। एक वे होती है कि आप मुझे अलहदा से मिलकर भी बता सकती हैं कि सर देखिए आपकी फलां बात से ना मैं हर्ट हुई हूँ, तो मुझे रियलाइज़ करना चाहिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, बेटा मैं आपसे माजत करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, मैं रियलाइज़ करूँगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि टीचर बाज नहीं आता, ऐसा भी तो है ना, टीचर ऐसे भी हैं बाज नहीं आते, उनको लेफ्ट कर दें, उनको यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दें, यहाँ से सुने यहाँ से निकाल दें, वो नहीं चेंज हो सकते। अब आपके पास इख्तियार नहीं है टीचर को चेंज करने का, याद रखिएगा। तो आपके पास एक ही इख्तियार है, बॉल को लेफ्ट कर दें। जो बॉल खेलने वाली नहीं है ना उसको लेफ्ट कर दें। ज़रूर आपने अपना कम्युनिकेट करके अपने ताल्लुकात टीचर से ख़राब करने हैं, खामोश हो जाए। ठीक है ना, आप उसको अब मैं आपसे पूछूंगा ना, आपने मिसाल के तौर पे अपनी स्कूलिंग में 20 टीचरों से पढ़ा है फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूँगा कि आपके बेस्ट टीचर कौन से हैं, आप 2 या 3 टीचर ही बताएंगे, 20 नहीं बताएंगे। जिनके एटीट्यूड अच्छे थे वो आपको याद है, और जिनके एटीट्यूड बुरे थे वो भी याद है, लेकिन वो नेगेटिव याद है। तो बॉलों को कुछ को लेफ्ट करना होता है, क्योंकि हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती। आप किसी जगह पर अपना कम्युनिकेशन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन आप शायद किसी स्टेज के लेवल के ऊपर बंदे को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो फिर आपको टॉलरेट करके ना उसको पास ऑन करना होगा। जी यहाँ पे किसी एक और ने कहा, आपने पहले कर, आपको मैं बाद में आता हूँ जी, प्लीज़ आप। कल हमारे घर से जब हम निकलते हैं हमारे पेरेंट्स कहते भेजते कि आपने सख्त रहना है, कि आपने फ्रेंडली नहीं होना किसी से। कौन कहता है? घर वाले कहते हैं। घर से पेरेंट्स या मदर जब हम बाहर निकलते हैं कि अगर कोई मेल है या कोई कि आपने सख्त, मेल के बारे में कहते होंगे ना, फीमेल के बारे में तो नहीं कहते होंगे। तो मतलब आम दिन में हम लोग इतना सख्त हमारा बिहेवियर नहीं होता, हम रूड नहीं होते, तो फिर उस सिचुएशन में हम कैसे टैकल करें? इससे तो नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा। देखिए बात यह है, मैंने आपको कहा था पिछली दफ़ा मैंने समझाई थी
कि रेलिवेंट एंड नॉन रेलिवेंट। आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से रेलिवेंट हो सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से इररेलिवेंट हो सकते हैं। इसमें बैलेंस पैदा करें। घर वाले क्या कह रहे हैं, उस्ताद क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, आपकी सोच क्या कह रहे हैं, आपने सोसाइटी में अपने आप को बैलेंसिंग करनी है। आप सबके लिए काबिल कबूल हों, लोग आपसे बात कर सकें, इजी फील कर सकें, आपसे कंफर्ट फील कर सकें। अगर मुझे लगता है कि इससे बात नहीं हो सकती और ये तो बड़ा गर्मी खा जाएगा, गुस्सा खा जाएगा, फला कर जाएगा, बिहेव मिस करेगा, तो फिर मैं तो आपसे बात नहीं करूँगा ना। तो ये हमें अपने लिए एटीट्यूड, देखिए कुछ रेड लाइन तो मैंने क्रॉस करनी है कि मेरे लिए रेड लाइन ये है, इससे मैं क्रॉस नहीं होने दूंगा किसी को। और ख़ासतौर पे मेल फीमेल रिलेशनशिप में हमारी कुछ रेड लाइन होती हैं, उसको आप फॉलो करें। बाकी उसके अंदर रहते हुए आप अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है। अगर घर से निकल के आ गए कि जी किसी से बात ही नहीं करनी, तो ना करें, अपना नुकसान करेंगे। वो मैं अगले पॉइंट में आता हूँ, जो मेथडोलॉजी है ना वो उसमें क्या कहती है। अच्छा, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई ना जी, इन्फॉर्मेशन से लेके बिहेवियर तक। अब ये 2 पॉइंट और ज़रा देख लें। ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है यानी नॉलेज है, और प्लस एटीट्यूड और बिहेवियर है, इन चारों की बेसिस के ऊपर हम एक्शन करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, एक्शन करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। यानी आपका अमल दरामद जो आपका, अब कहते हैं ना देखो यार ये बच्चा या बच्ची कितनी शानदार है, तो फौरी तौर पे पता क्या जाता है, यार ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तालीम वाले लोग हैं, तरबियत इनकी बहुत अच्छी हुई है। किसने की है? पेरेंट्स ने की होगी, माँ बाप ने की होगी, बहन भाइयों ने की होगी, दादा दादी ने की होगी, नाना नानी ने की होगी, उस्ताद ने की होगी। क्रेडिट देते हैं ना उधर, आपको भी क्रेडिट देते हैं, लेकिन सबसे पहले पीछे क्रेडिट देते हैं किसी और को, जिन्होंने आपकी स्किल डेवलप की होगी, तरबियत की होगी। उसी तरबियत की बेसिस पे आपका एटीट्यूड और बिहेवियर सोसाइटी में एक्शन में आता है। फिर यार तो हम कहते हैं बड़े बदतमीज़ लोग हैं, इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, या माँ बाप अच्छे होंगे, इन्होंने सीखा नहीं है। दोनों तरह के एटीट्यूड आते हैं ना। ये आपका एक्शन है, आपके लिखने में, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके राब्ताकारी में, आपकी नेटवर्किंग में, जिस तरह के भी आप एक्शन करते हैं, वो एक्शन डिटरमिन करता है कि आप कैसे हैं। और उसी की बेसिस पे मैं आपके बारे में अपना एक इमेज बनाता हूँ, राय बनाता हूँ, ओपिनियन बनाता हूँ, अच्छी या बुरी। ठीक है, जब ये एक्शन है अच्छे या बुरे, इसी ने ट्रांसफॉर्म होना है सर, आपके अपने रवैयों में, आपके इर्द गिर्द के दोस्तों में, और आपसे अगली जनरेशन में जो आपके बच्चों की शक्ल में आएंगे। जैसे आप है ना, वो वैसी चीज़ें नीचे नीचे ट्रांसलेट होती जाएंगी। तो अब आप देखिए, आपने इंफॉर्मेशन से सफ़र शुरू किया है और कहाँ पे आए? ट्रांसफॉर्मेशन में। आपने पक्का कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने तरीके का बना दिया। आप मजहबी हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मजहबी बना दिया, आप नॉन मजहबी हैं तो बच्चे को भी नॉन मजहबी बना दिया, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप गालम गलोच नहीं करते तो बच्चों को भी इसी तरीके से तरबियत की है, अगर आप गालम गलोच करते हैं तो बच्चों को भी इसी तरीके से नीचे लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिस है। हमारे बहुत से घरों में गालम गलोच आम है, बकी जाती है। बहुत से घरों में मैं जानता हूँ जहाँ गालम गलोच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो आपने जैसे एक्शन करने हैं वैसे ही बच्चों ने आगे से पकड़ना है। उन्होंने उसको देखना है, बड़े क्या कर रहे हैं, छोटे क्या कर रहे हैं, किस तरह से। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि माँ बाप लड़ रहे हो और आपसे कहें कि आप ऐसा क्यों गलत करते हैं, भाई आप भी तो कर रहे हैं ना। तो इम्पैक्ट तो आता है ना, नीचे ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो बेसिक प्रिंसिपल है लर्निंग का, इन्फॉर्मेशन से शुरू होना है और ट्रांसफॉर्मेशन पे आना है। अगर ये आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका ट्रैक ठीक है, आपका रोड मैप ठीक है, आपकी मेथडोलॉजीज ठीक हैं, आपकी टेक्निक्स ठीक हैं, तो आप इसी प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर अपने आप को रेलिवेंट कर लेंगे, लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। और अगर आपका नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो लोग आपके बारे में वही राय रखेंगे जो एक नेगेटिव लोगों के बारे में रखते हैं। तो इसलिए लोगों को ना कोसें कि लोग बड़े गंदे हैं, हमारे बारे में नेगेटिव राय देते हैं। हमें अपना भी तो सेल्फ रिव्यू और एनालिसिस करना चाहिए ना, कि क्यों लोग मेरे बारे में ये गलत राय रखते हैं। तो जब आप ध्यानदारी से रिव्यू करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम तो मेरे अपने अंदर भी तो है ना, मेरे अपने अंदर भी तो सपोर्टिवनेस नहीं है ना। तो मुझे खुद भी तो अपने आप को रिविजिट करना है ना। इंसान रिविजिट करता है। आज से 10 साल पहले आपके रवैये जो होंगे, आज आपके रवैये नहीं है। आज जो रवैये हैं वो 20 साल के 10 साल के बाद नहीं होंगे। हर साइकिल के अंदर रिव्यू चेंज होते हैं। 0 to 5, 6 to 7, 11 to 16, 17 to 20, ये जो 5-5 साल की लाइफ साइकिल्स हैं, ये आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को तब्दील करते हैं थ्रू नॉलेज, थ्रू इन्फॉर्मेशन, थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, वैसे वैसे हम उसको बदल दें। एक लड़की को आप बहुत अच्छा एक्सपोजर दे दें और एक लड़की को आप घर बैठा के रखें और दोनों को ज़रा मार्केट में निकाल दें, दोनों का एक्शन डिफरेंट होगा। एक बड़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही होगी, एक बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, हाँ वो बातें करी, क्योंकि आपने उसको वो लेवल नहीं दिया।
तो फॉल्ट लाइन कहाँ है? फॉल्ट लाइन तो मेरी अपनी है, मैंने उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, मैंने तो उसकी उंगली पकड़ पकड़ के उसको चलाया है, तो वो उंगली छोड़ना चाहे तो छूटती नहीं है। तो हमने कितना उसको ग्रो किया, उसको किस तरह से बिल्ड किया है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पे डिटरमिन करती हैं कि हम कैसे चीज़ों को लेके आगे चलना चाहते हैं। और ये बेसिक्स हैं, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, जहाँ ट्रेनिंग करवाता हूँ, जहाँ मुझे लेक्चर देने पड़ते हैं, मैं इस थ्योरी को पल्ले से बांधा हुआ है और सबको कहता हूँ कि भाई इसी की बुनियाद पे तुमने राज करना है, बस ये याद रखो। और सबसे बड़ी राज की जो जगह है वो ये है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मेरे लिए इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, वो मैं कर लूँगा, उसको मैं गुजारा कर लूँगा। ये शक्ल की खूबसूरत नहीं है बंदा या बंदी, लेकिन मेरा गुजारा हो सकता है क्योंकि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत शानदार है। आई कैन मैनेज। हम करते हैं अपनी लाइफ में बेतहाशा लोगों के साथ, यानी ये शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बंदा अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है, कोई अपने हस्बैंड से मुतमईन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत शानदार गुजारा है, ओनली ड्यू टू दैट, क्योंकि एटीट्यूड बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें मैनेजेबल हैं। हमने कौन सा उनसे कोई पीएचडी का थीसिस करवाना है जो उनको नॉलेज को हमने लेके जाना है? हमने कौन सा उनके साथ इनकलाब लेके आना है? एक नॉर्मल लाइफ में कितना पॉजिटिव है, कितना सपोर्टिव हैं, कितना साथ लेके चलते हैं, कितना मेरी तकलीफ को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने मेरे दुख के साथ खड़े होते हैं, कितने मेरी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर से निकलती हैं। ठीक है, आगे चलें। अब ये टॉप स्किल्स हैं जो आजकल मार्केट में बहुत डिस्कस होती हैं। हाँ, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आपने सुना हुआ है, ये जो बिजनेस फोरम्स होते हैं, जब ये बच्चों को और बच्चियों को मार्केटिंग एंगल से देखते हैं ना, मार्केटिंग एंगल से, जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये 4 चीज़ों पे बड़ी तवज्जो देते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्व। आप में कितनी सलाहियत है कि आपके सामने जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, आप उनको रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ये ना हो कि मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आता हूँ और जब मैं बाहर निकल के आता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं तो 4 आने लेके गया था, 12 आने का प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ बाहर, और उल्टे प्रॉब्लम समेट के आ गया हूँ। मैं तो अपना मसला हल करने गया था, मुझे 4 मसले और मेरे इजाफा हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान काम नहीं है। प्रॉब्लम को उलझाना, प्रॉब्लम को बिगाड़ना, प्रॉब्लम को ख़राब करना, प्रॉब्लम में कॉन्फ्लिक्ट्स को मज़ीद फर्दर क्रिएट करना बहुत आसान काम है। लेकिन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है जो हमने सीखा है, विन विन सिचुएशन में लेके आए। अगर आप किसी को विन में और लूज़ में लेके जाएंगे, एक जीत गया एक हार गया, तो उसका रिएक्शन आएगा। जीतने वाले का भी रिएक्शन बड़ा होगा पुरजोश, और हारने वाले का भी बड़ा डम होगा। ठीक है, दोनों के दरमियान बैलेंस करें कि हम दोनों को बैलेंसिंग कर सकें और उसके अंदर ये लगे कि मैं भी जीता हूँ, वो भी जीते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कल फ्रांस हारा है ना फुटबॉल का फाइनल, लोगों ने उसके प्लेयर को जिसने 3 गोल किए हैं, क्या कमाल के गोल किए हैं उसने, तो लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हारने वाले को, और कह रहे हैं यार फ्रांस ने बड़ा मुकाबला किया है, कमाल का मुकाबला किया है, देखिए आखिरी मिनट तक वो मैच को लेके गए। तो हारने वाले भी खुश हैं और जीतने वाले भी खुश हैं। वो जो मोरक्को वाले हैं जो हारे हैं, उन्होंने हारने के बाद सिजदे किए हैं, शुक्राने के नफल अदा करे हैं, प्यार बूसा एक दूसरे को किया है, टीम के साथ लोगों ने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि वो जीत गए थे, यहाँ तक पहुँचे थे क्वार्टर फाइनल तक। सऊदी अरब एक ही मैच जीता है ना जी, अर्जेंटीना के खिलाफ, उसी दिन उनकी लॉटरी निकल आई, बस उसी दिन वो समझे उनका वर्ल्ड कप का फाइनल था। इतना उन्होंने सेलिब्रेट किया, इतना सेलिब्रेट किया कि उन्होंने इतने इनामात दिए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने उनको कि उनके प्लेयरों ने एक इंपॉर्टेंट मैच में अर्जेंटीना जो वर्ल्ड चैंपियन बना उसको हरा दिया। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि आपके बारे में ये परसेप्शन बिल्ड हो कि यू आर नॉट ए प्रॉब्लम, यू आर द रेजोल्यूशन। मैं आपके पास आता हूँ ना, इस उम्मीद के साथ आता हूँ कि आपने मेरे मसले हल करने हैं। ये मेरी अंदर उम्मीद ना पैदा करें कि मैं आपके पास उम्मीद लेके आता हूँ और मायूसी जाके अपने 4 मसले और लेके जाता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये आज की दुनिया में, जो अभी आपने पूछा ना, अब ये स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्किल है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये एटीट्यूड और बिहेवियर भी है। विन विन सिचुएशन में लेके आना है। छोड़ो यार, छोटा सा मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, अगर मेरे सॉरी करने से इसका मसला हल हो जाता है तो मुझे तो इनिशिएट करके सॉरी करना चाहिए ना। हाँ, मेरे कई दोस्त हैं, मेल फीमेल, वो मुझसे कहते हैं आप सॉरी बहुत करते हैं। मैं कहता हूँ यार, उससे मुतमईन भी तो वही होता है ना जिसको साथ मैं सॉरी करता हूँ। एक मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हर वक्त सॉरी करते हो। तो मैं कहा मैं क्या फांसी देना चाहती हैं आप मुझे, क्या करना चाहती हैं? मैं तो आपसे सॉरी कर सकता हूँ, अगर मैंने गलती की है आपके बकौल तो मैं सॉरी कर रहा हूँ, अब आप क्या मुझे फांसी देना चाहती हैं? वो कहती नहीं। तो मैंने कहा बस फिर मेरी सॉरी को कबूल करें। ये उनकी ईगो को जाके टच होता है। अच्छा, एक बंदे ने ना अपनी गलती को मान लिया है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एटीट्यूड और बिहेवियर भी हमारा बड़ा मैटर करता है स्किल के साथ साथ।
दूसरा जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में जा रहा है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, ये भी स्किल का इशू है। ऑर्गेनाइज होना, वक्त पे आना, पंक्चुअल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से परफॉर्म करना, दयानतदारी से परफॉर्म करना, खुद को अकाउंटेबल करना, हाँ, बिहेवियर अच्छा रखना, अपने आप को सेल्फ मैनेज करें। जो जितना ज़्यादा अच्छे अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेगा, जो जितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ मैनेज करेगा, उसके लिए स्पेस ज़्यादा है मार्केट में। जो ज़्यादा सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करता, हाँ, इधर से बॉस गया, उधर से बैग उठाया, चलते बने, अब बॉस चला गया तो मैं भी चलता हूँ, बॉस 4 दिन छुट्टी पे है तो मैं भी छुट्टी पे करता हूँ, हाँ, हम रिएक्शनरी अप्रोच अपनाते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट आजकल जॉब्स में सबसे बड़ा क्राइटेरिया। अब आप देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप कभी ACRs को चेक करें, जो लोगों की हम ACR बनाते हैं ना, उनका एक परफॉर्मा बना हुआ है जॉब का, एनुअल रिव्यू जिसे कहते हैं ना आपकी जॉब का। आप देखिएगा उसमें से 5 बातें हैं स्किल की, 90 बातें एटीट्यूड एंड बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। पंक्चुअल है, टीम वर्क है, सपोर्टिव है, ये सारे एटीट्यूड के इश्यूज हैं और उसी के ऊपर आपकी मार्किंग हो रही है। तो 90% तो आपकी मार्किंग जो है वो स्किल से ज़्यादा आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए कि सेल्फ मैनेज करना अपने आप को। अभी मैं इसको खोलूंगा अगली स्लाइड में, अभी मैं आपके सामने 4 प्रिंसिपल बता रहा हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा, वर्किंग विद पीपल, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है। आपको मैं अकेला टास्क दूं, आप बड़े शानदार तरीके से परफॉर्म करके आएंगे। आपको टीम के साथ काम दूंगा, वापस आए, पता चला कि 4-5 थे, 5 में से 2 में तो गुत्थम गुत्था हो गया था, ठीक है, 2 लड़ पड़े थे, 2 में गालम गलोच हो गया, 2 में कुछ हो गया। जब नतीजा पूछा, उसने कहा जी इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं। मैं जब स्टूडेंट्स के थीसिस रिव्यू करता हूँ ना, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका थीसिस बहुत शानदार होता है। जो टीम वाइज थीसिस आता है ना मेरे पास, मैं पूछता हूँ भी आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, जी मेरा ये था, मैंने आपका क्या था, ये था, ये था, ये था, थोड़ा सा और टटोलूँ ना तो वो पता चलता है इसने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, सर वो जो ये रह गया था ना, उसने करना था ना जी, उसने करना था ना जी, इसने करना। अब एक दूसरे पे ब्लेम गेम है। तो टीम के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम 4-5 बहन भाई इकट्ठे अगर सही तरीके से रह नहीं पाते तो बाकी बातें क्या करना है, हम आपस में लड़ते रहते हैं बहन भाई। आप सबके बहन भाइयों को अगर हम बुला लें अलग-अलग तो आप सबके खिलाफ शिकायत का अंबार लगा देंगे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप में से मेजॉरिटी जो बहन भाई आएंगे ना आपके यहाँ पे, आप नहीं होंगे उनके सामने, और आपसे उनसे पूछा जाएगा कि आपकी बहन या आपके भाई आपके साथ क्या बिहेव करते हैं, उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा कर देना जिसकी कोई इंतहा नहीं। उन्होंने कहा वो तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्यों? हम आपस में मिलजुल के रहने के आदी नहीं हैं। तो तीसरा बड़ा टास्क आज की दुनिया में मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में, वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करने का तरीका, चाहे वो दफ्तर के अंदर है चाहे वो दफ्तर से बाहर है, ठीक है। एक ही सब्जी बेचने वाला है, वो गाहक के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है और दूसरा बड़े मिसबिहेव करता है। तो लोग जिसका अच्छा रवैया उसी के पास जाते हैं, बार बार दुकानदार के पास, बाजी जी, बाई जी, बाजी जी, बाजी जी, बाजी जी, बाई जी। वो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा है, एक सीधा अकड़ के प्रोफेशनली बड़ा साउंड है, सब्जी बेचनी आती है, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर में प्रॉब्लम आ गया। चौथा है टेक्नोलॉजी यूज़ एंड डेवलपमेंट। अब आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है जो दुनिया मैंने गुजारी थी जब मैं 80s में 84 में मैंने मैट्रिक किया था। वो दुनिया नहीं है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की है। मैंने अभी आपसे पूछा ना कि मुझे सही तरह चलाना नहीं आता। अब ये मैं किसी बड़े फोरम पे कहूँगा जहाँ मैं जॉब के लिए जाऊँगा तो मेरा तो पहला माइनस पॉइंट ही यहीं से आ गया ना, मुझे चलाना नहीं आता, ठीक है। उनका इसको आता नहीं है, कैमरा चला के दिखाएं, मैं कहूँगा कैमरा चलाना नहीं आता। ये जरा स्क्रीन से दुरुस्त करें, जी मुझे नहीं आती। ये जरा मल्टीमीडिया को ठीक करें, जी मुझे नहीं आता। ये जी फलां चीज़ को कर लें, स्लाइड्स को कर लें, स्कैनिंग कर लें, स्क्रीनिंग कर लें, फलां जो भी जो उसकी सारी चीज़ें हमें नहीं आती, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको कोई स्पेस नहीं देगा। मेरे अपने मोबाइल के कोई मसला आ जाए तो मैं या तो यहाँ के वो आबिद साहब हैं यहाँ पे जो उनको कभी फ़ोन करता हूँ, कभी मैं अपने भांजे भतीजों के पीछे फिरता हूँ कि यार तो खुदा का नाम है ये मेरा मोबाइल वर्किंग नहीं कर रहा, ज़रा मुझे बता दो क्या करना है, फलां चीज़ नहीं चल रही। क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी वाला, मेरी एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं हुई, वो तो दूसरे तरीके से हुई थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे तो हैंड राइटिंग काम था, हमें तो कोई चीज़ तलाश करनी थी, किताब खोलनी पड़ती थी, यहाँ हम गूगल में डालते हैं, सिर्फ 1 मिनट में आ जाती है। तो अब आप जितना ज़्यादा फेमिलियर होंगे टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आप लाइन बना के बिल जमा कराना चाहते हैं या अपने मोबाइल से बिल जमा कराना चाहते हैं, यू हैव टू गो ऑप्शन। अगर आप लाइन में लगे हुए इसका मतलब है आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती। टेक्नोलॉजी आती है तो आपको घर बैठ के बिल जमा करा सकते हैं। तो अब आप ये नहीं एक्सक्यूज़ कर सकते जी हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती।
ठीक है, इसके बगैर कोई बंदा आपको काम नहीं देगा। जब मैं 90s में एक जगह जॉब करने गया तो मैं इंटरव्यू दे रहा था फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने मुझसे पूछा आपको कंप्यूटर चलाना आता है? मैं कहा सॉरी जी, आई कांट ऑपरेट। उन्होंने कहा वाई? मैंने कहा आई एम नॉट ए टाइपिस्ट। उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई एम नॉट ए टाइपिस्ट, आई एम अ राइटर, आई एम अ रिसर्चर। मैं अपना काम करता हूँ, मैं लिख के दूंगा, वो जो वो अपना टाइपिस्ट है तो वो काम कर देगा। उन्होंने कहा हम आपके लिए एडिशनल एक टाइपिस्ट हायर करें? मैं कहा यस, वाई नॉट श्योर। उन्होंने कहा सॉरी हम तो नहीं कर सकते। मैं कहा सॉरी फिर आई कांट डू दैट, मैं भी नहीं कर सकता। मैं वापस आ गया। थोड़े से के बाद मैं क्योंकि कॉलम लिखता हूँ अखबार में, तो अपने हाथ से कॉलम लिखता था। हमारी लिखाइयाँ माशाल्लाह आपको पता कितनी शानदार होती हैं, आधा लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो वो भेजा करते थे, हम लिख के ही भेजा करते थे कागज़ में। फिर उसके बाद कंप्यूटर का दौर आ गया। उन्होंने कहा जी अब आप कंपोज करना शुरू कर दें। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है कि मैं कंपोजिंग शुरू कर दूँ? उन्होंने कहा कंपोजिंग करनी पड़ेगी, अब आर्टिकल रिसीव नहीं करते हम कंपोजिंग के बगैर, या किसी से करवा के दें। तो शुरू में मैंने किसी को बंदे को ड्यूटी लगा दिया, मैं तुम्हें 2000 रुपये महीना दिया करूँगा, मेरे को 7-8 आर्टिकल है, ये मैं हाथ से लिखूँगा, आप कंपोज कर दिया करें। उन्होंने कहा ठीक है जी कर दूँगा। वो कर देता था। फिर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या बकवास है यार, वाई नॉट, मैं खुद क्यों नहीं करना चाहता। तो मैंने लिखना शुरू किया उर्दू। अब अपना कीबोर्ड अंग्रेज़ी का है, उसमें उर्दू तो नहीं समझ आती, तो एक किसी ने मुझे वो निकाल के दे दिया प्रिंट, ये उर्दू का है। अब मैं उसको देख के अलिफ ये है, बे ये है, पे ये है, ये सारा मैंने सीखा। शुरू में मेरी स्पीड बहुत लो रही, आहिस्ता आहिस्ता अब मैं जितनी स्पीड से चलाता हूँ उर्दू कंपोजिंग करता हूँ, आप में से कोई बंदा उतनी स्पीड से नहीं कर सकता। आई एम चैलेंजिंग दैम। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ कौन सा कॉमा लगना है, कहाँ लगना है, सब पता है। क्योंकि अब एक्सेप्टेंस नहीं है। जो नए राइटर आए ना लिखने वाले, वो अगर अपने हाथ से लिख के कोई चीज़ भेजे ना, अखबार निकाल के बाहर फेंक देता है। वो कहता है ये कौन पढ़ेगा उसकी। बुजुर्गों को फिर भी ले लेते हैं, जो पुराने लोग हैं, ठीक है, उनको बर्दाश्त कर लेते हैं कि ये पुराना है। नए लोगों को नहीं अफोर्ड करते। वो कहते हैं जी आप हमें कंप्यूज करके भेजें, ठीक है। तो अब ये टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल आपको नहीं आता तो आप किसी भी जॉब में, मेरा एक भाई है वो सुपरवाइज़र है एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, उसको तो कंप्यूटर नहीं आता था। उन्होंने कहा ये सीखना पड़ेगा जी, हर चीज़ एंट्री है, एंट्री बेस्ड है। कोई भी चीज़ कोई ख़रीद रहा है उसको एंट्री करनी है। डिजिटलाइजेशन में आपको पता है अटेंडेंस जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, वो करनी है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ उनके अटेंडेंस जो है वो सारी डिजिटलाइजेशन बेस्ड थी, मुझे तो आती नहीं थी। मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा था यार तुम ही ये किया करो काम। वो 4 दिन बाद मैनेजमेंट को पता चला कि ये साहब किसी और से करवाते हैं। उन्होंने आगे मेरी क्लास ले ली। मैं कहा मुझे तो आता नहीं है। उन्होंने कहा सीखे, ये तो करना पड़ेगा। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मैं कहा मैंने नहीं पढ़ाना इसी जगह पे। वो क्योंकि जो चीज़ आपको आती नहीं है, आप कितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक ख़ास माइंडसेट तक तो मैं सीख सकता हूँ, हर चीज़ नहीं सीख सकता। जितना आजकल बच्चा जितनी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन को इस्तेमाल कर सकता है, सीख सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। तो ये अब आपके पास ये 4 चीज़ें हैं। मैं अब इसको ज़रा इसका ऑपरेशन करता हूँ, पोस्टमार्टम करता हूँ। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 वर्किंग विद पीपल, नंबर 4 टेक्नोलॉजी इन यूज डेवलपमेंट। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या चीज़। चारों को चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको पता नहीं है, लेकिन यह कि आपको आदत नहीं है। आजकल पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है ना, कि आपके अंदर एनालिसिस, चीज़ों को एनालाइज करना, सोचना और इनोवेशन, इसकी सलाहियत कितनी है। आप कितना सोचते हैं, कितना तज्जिया करते हैं और कितना नया आइडिया जनरेट करते हैं, इनोवेट करते हैं। नई चीज़, इन्वेंशन, नई चीज़ पैदा करना, उसकी मार्केट ज़्यादा होगी। और जो ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, जो आप कहेंगे, जो मैं कहूँगा वो आप करते जाएं, वो भी एक तरीकाकार है। लेकिन ये कि मेन आजकल की टास्क में, प्रोफेशनल टास्क में, वो जो आपने स्किल का सवाल उठाया था ना बेटा, अब ये स्किल की तरफ आ जाए। एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन, सोच आपकी तज्जियाती, आप कितने सवाल उठाते हैं। ये जो भी आपने सवाल उठाया था ना मुझसे, कितने सवाल उठाते हैं, कितना चैलेंज करते हैं, कितने मुतबादल अल्टरनेट चीज़ों को लेकर आते हैं। सर ये ऐसे क्यों नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था ना, देखिए ना इसको ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। इसका मतलब है आप सोच रहे हैं, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना मुझसे। अब आप पूछ ही नहीं रहे सवाल, तो इसका मतलब आप नहीं सोच रहे। ठीक है, तो एक पहला कॉन्टेक्स्ट आपका एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। दूसरा एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, कितने तेज़ हैं सीखने में आप। ये नहीं होगा कि मैं आपको 5 साल तक सिखाऊंगा, आपको 2-3 दफ़ा समझाऊंगा। अगर आपने एक्टिवली लर्न कर लिया तो इसका मतलब है आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी है, आप जल्दी पिक कर लेते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, स्टूडेंट्स को जल्दी पिक करते हैं, कुछ नहीं पिक कर पाते।
तो आजकल मार्केट उन लोगों की है जो जल्दी एक्टिवली पिक करते हैं। सिखाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि लोग आपको सिखाना नहीं चाहते, लोग आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए। ये ना कहें कि आपकी उंगली पकड़ के ना मैं 5 साल तक आपका इंतजार करूंगा, आई हैव टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, वो नहीं सिखाएंगे। आपको खाना पकाना नहीं आता ना, तो आपकी जो सास होगी ना वो आपको कुछ दिन के लिए सिखाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़ा लड़ाई लुड़ी नहीं करेगी, वो कहेगी मैं बताती हूँ कैसे पकता है। लेकिन एक खास मुद्दत के बाद वो कहेगी इसको सीखने का शौक ही नहीं होगा, मैं सीखना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपका वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आप नहीं सीख सकेंगे। तो ये कोई भी चीज़ करने के लिए आपका एक्टिव लर्निंग जो है ना वो मस्ट है। अब वो एक्टिव लर्निंग कैसे आती है? आपका माइंड हेल्थी हो, आप फिजिकली फिट हो, आप चीज़ों को शार्पली डील करते हो, ठीक है। स्ट्रेस के साथ रहेंगे तो फिर चीज़ें भी नहीं सीखेंगे। तो अपने आप को एक्टिव शार्प रखने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार करने पड़ते हैं वो करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने अभी पीछे बता दिया आपको, जो पेचीदा मसले हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको अगर आपको रिजॉल्व करना आता है तो वेल एंड गुड, यू आर परफेक्ट। मैं कहूँगा यार उसको बुलाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हमारे हर ख़ानदान में 1-2 लोग ऐसे करैक्टर हैं जिनके बारे में हम कहते हैं तालीम उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, हम कहते हैं पक्का जनाब उन्होंने चाचे को चलना है, चाचे और जरे ने मसला बड़ा अच्छा हल करते हैं, चाची साड़ी जी फुप्पी साड़ी बड़े अच्छे तरीके से हल करती। कोई एक बंदा है जो कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम को चुटकी में आसान तरीके से चुटकी बजा के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो अगर आप बन जाएं तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड देखें, प्रोफेशनल स्किल में आ जाए। एक बंदे को बुलाते हैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, वो आके चुटकी बजा के आपका मसला हल कर देता है। एक आता है उसके अंदर ही गुम हो जाता है, उसको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा होता। तो चुटकी बजाने वाले जो है ना इनकी वैल्यू आजकल ज़्यादा है, क्योंकि 2020 मैच होते हैं ना, अब टेस्ट मैच कोई नहीं खेलता। ठीक है ना, जितनी जल्दी आप चुटकी बजा के मसले को हल करते हैं तो आपकी बात आसान होती है। जी बेटा। लर्निंग से रिलेटेड जी जी प्लीज़ प्लीज़। सर लर्निंग के लिए फोकस चाहिए। फोकस चाहिए सर फोकस के लिए कंसंट्रेशन स्पैन चाहिए। जी जी। सर इस कंसंट्रेशन स्पैन को किस तरह बढ़ाएगा? बैठ जो, अच्छा सवाल है। कंसंट्रेशन के लिए पहली बात आपको शौक चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम शौक, पहला शौक, फिर उसके बाद जस्तुजू, उमंग पैदा करना अपने अंदर, और फिर उसके बाद कंसंट्रेट करना। अब मैं इस पर तवज्जो दूंगा। तो पहले 2 स्टेप ना भूलें, वो भी बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप कंसंट्रेट करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी लाइफ में कोई खेल खेलते हैं? कौन सा? क्रिकेट। शौक से खेलते हैं, मजबूरी से खेलते हैं? शौक से खेलते हैं। अब जब आप शौक से खेलते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो गेम के ऊपर होती है। उस वक्त मैं आपको कहूँ पढ़ लो, नहीं पढ़ते, सो जाओ, नहीं सोते, खाना खा लो, नहीं खाते हैं, कोई दोस्त मिलने आया भाड़ में जाए, ठीक है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आपकी पूरी तवज्जो का मरकज़ वो है जिसमें आपका शौक है। यही इसका सिंपल सा फार्मूला भाईजान, कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी शौक कितना है, वो शौक आपको मजबूर करेगा उसमें। ये जितने क्रिकेटर्स हैं ना, ये बाबर आजम की मैंने स्टोरी बताई है आपको, ये 2.5 साल तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में बॉल फेंकता था सिर्फ। आपको पता है उसको 200 रुपये 250 रुपये मिलते थे पर डे, 250 रुपये पर डे, सिर्फ इस बात के कि उसने कहा कि मैं एक दफ़ा स्टेडियम तो घुस जाऊँ, क्रिकेट तो मैं बाद में खेलूँगा, पहले स्टेडियम घुसने का कोई रास्ता ढूंढूँ। तो स्टेडियम घुसने का रास्ता ये मिला, उन्होंने कहा बॉल पिकर चाहिए हमें। उन्होंने कहा जी मुझे भेज दें। उन्होंने बॉल पिकर के तौर पर, क्रिकेट खेलता था पीछे, लेकिन बॉल पिकर पर आ गया। वो जो बाउंड्रीज लगती है उसके बाद गेंद पकड़ाने वाले होते हैं ना, वहीं उसके कज़न भी खेल रहे थे, ये कामरान अकमल वगैरह, वो उसे लिफ्ट तक नहीं कराते थे। आज वो पाकिस्तान का कप्तान है। वो 2 भाई पीछे चले गए, तीनों भाई। ठीक है, शौक है, कोई चीज़ है जो आपको मजबूर कर रही है। आप कभी भी किसी के बड़े बड़े प्लेयर्स के प्रोफाइल पढ़े ना सर, तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ से आके किस किस मुश्किल हालात से अपने शौक की बुनियाद पे कहाँ पहुँचा है। ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं, अचानक इतना बड़ा उस्ताद बन गया है, इतना अचानक बड़ा सियासतदान बन गया है, कोई बड़ा ओहदे पे पहुँच गया। उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है, वो शौक के बगैर मुमकिन नहीं है। कौन कौन फोर्स करेगा? कोई मसलन कोई सोसाइटी को देखे ना, अगर आपने सोसाइटी पे चलना है तो फिर सोसाइटी के ऊपर चले। आपने अपने आप से तय करना है कि मैंने क्या करना है। मैं आपको बीच में से आके आपको क्वेश्चन करूंगा, आपको मायूस करूंगा, आपका हौसला नहीं बढ़ाऊंगा, हाँ, आपको आपकी लेग पुलिंग करूंगा, आपको ताने मारूंगा, ये सब मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। अब आपने मेरी बातें सुन के अपने आप को ज़ाया करना है तो कर दें, ये आपका राइट है। सबको सुननी पड़ती हैं, कोई हम में से ऐसा निराला नहीं है जिसको ये सारी बातें ना सुननी पड़े, लेकिन उसके अंदर ही रहते हुए मुझे अपने काम पे तवज्जो देनी है, क्योंकि मैंने अपने आप का गोल डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड किया हुआ, जो मैंने पिछली बार बताया था कि डेस्टिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने पहुँचना है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी उसमें जितनी भी रुकावटें आएंगी मैं सब अफोर्ड करूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं ना लूँ। जी प्लीज़। सर जिस तरह आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है, तो सर
ये स्किल किस तरह लर्न किया जा सकता है? कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने मसले खुद किस तरह सॉल्व करने हैं और दूसरों के मसले किस तरह सॉल्व। अच्छा, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा चाहूँगा, छोटा सा बताता हूँ। मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। आपने मेरी बात सुनी नहीं और पहले से मशवरे देने शुरू कर दिए। यू आर नॉट ए गुड लिसनर। फर्स्ट यू हैव टू बी कैपेबल टू अबाउट द लिसनिंग कैपेसिटी। पहले मुझे सुने सर। उस लिसनिंग में देखें कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमोशनल हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिकली हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल को इकोनॉमिकली डील करते हैं। आप पॉइंट्स डील। अब आप देखिए इसका इमोशनल पन कौन सा है। जहाँ से मैं इसको हिट करूँ ना तो ये फौरी तौर पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपने पहले मुझे सुना है अच्छे तरीके से, फिर आपने देखा कि अगर मैंने इसको अप्रिशिएट किए बगैर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यार तू तो है ही निकम्मा आदमी, तेनों मैं 500 बार समझाया कि काम नहीं करना, फिर तू वो करके आ जाना है, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप मुझे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। आपने मुझे सुनना है, मेरी सबसे पहले हौसला बढ़ाना। सर एक्सीलेंट, कोई मसला नहीं, गलती होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, सबसे होती है, मुझसे भी बहुत सारी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, कौन सा ऐसा बड़ा मसला है, आए बैठ के इसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसको करना है, इसको टैकल कैसे करना है, इसको कैसे टैकल करना है। अगर इफ़ यू आर ए गुड लिसनर और यू हैव टू बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज अल्टरनेट, तो यू कैन डू दैट। अगर आपके पास ये सीखने वाली चीज़ें और ये इस पर बेशुमार चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं कि कैसे आपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, विन विन सिचुएशन को कैसे बनाना है, ये पहले पढ़ लें मेथडोलॉजी के विन की और लूज़ की क्या है, लूज़ की क्या है, लूज़र और विनर की क्या है, और विन विन की क्या है। अगर ये समझ आ जाए तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आ गया क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, मैं ऊपर कर चुका हूँ, रिपीट हुआ है, इसको छोड़ दे ज़रा। अच्छा, अब क्रिएटिविटी पे आ जाए। कितनी चीज़ें क्रिएट करते हैं, नई चीज़ें, हाँ नई चीज़ें कितनी क्रिएट करनी आती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आज की दुनिया में खानों की तैयारी का जो अमल है, खाने पकाने का अमल, हमारे तो रवायती खाने होते थे जो हमारी माँ से, दादी से, नानी से, माओं की तरफ, बापों की तरफ, और फिर वहाँ से आगे ट्रांसलेट हुए। पुराने ज़माने के लोग एक और तरह का खाना पकाते हैं। आज की बच्चियाँ ज़रा नए मॉडर्न खाने पकाने का फ़न जानती हैं। कैसे सीखती हैं? क्रिएटिविटी है ना वो। आजकल तो बड़ा आसान है ना, गूगल पे लगा दें, जैसे जैसे बोलते जाते हैं वैसे वैसे पकाना शुरू कर दें। अब ये खाना पकाना भी कोई मुश्किल काम नहीं रहा, आप में से कोई भी पका सकता है। जो क्लेम करना चाहता है कि उसको खाना पकाना नहीं आता, मैं कहता हूँ आज शाम को बैठ जाओ, मैं आपको खाना पकाना सिखा देता हूँ, बस ये माइक ऑन कर दो। वो कहेंगे जी पहले देगची पकड़ें, उसमें 1 चम्मच चीनी घी डाल दें, अब उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें, उसमें हरी मिर्च डाल दें। अच्छा, वो गोश्त जो है उसको पहले धो लें, साथ साथ बना दें। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चौथी दफ़ा ठीक हो जाएगा। तो आप क्रिएटिविटी कितनी करते हैं? कपड़ों की ड्रेसिंग में कितनी क्रिएटिविटी करते हैं? अपने बोलने में, अपने लिखने में, अपने चलने में किस तरह से क्रिएटिविटी है? क्रिएट किस तरह से करते हैं नई चीज़ें? वो अगर आप कर रहे हैं तो आप मेरे लिए काबिल कबूल हैं, इनोवेटिव हैं, और मैं आपको एक्सेप्टेंस करूँगा, ठीक है। क्रिएटिविटी का ओरिजिनलिटी, कितने आप ओरिजिनल, मतलब मैं कहता हूँ यार ये बंदा जो ना डबल स्टैंडर्ड लगता है मुझे, कॉस्मेटिक्स लगता है, ये है कुछ अंदर से, नज़र कुछ और आता है। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, मेकअप शेकअप कर लें आप, जितने मर्जी कुछ कर लें, लेकिन जब आप अंदर से बोल रहे होते हैं ना, आपकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है कि ये कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। ओरिजिनलिटी आपकी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। आपने देखा बाज़ लोग बोलते वक्त अपने इमोशंस के साथ बोलते हैं, वो उसकी ओरिजिनलिटी होती है। जो लोग इमोशन के बगैर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है टेप चल रही है, फिटेड है, बोलना है, बस ऐसे ही कहना है, ठीक है ना। तो ये चलता नहीं है। ओरिजिनलिटी, आपकी जो शख्सियत है ना, वो नज़र आनी चाहिए सर, उसके अंदर आपका इमोशंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। इनिशिएटिव, खुद से इनिशिएट करना, इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपको आके कहेगा, खुद से इनिशिएट करें, खुद से पहल करें कुछ चीज़ों को ठीक करने की। माँ बाप का इंतज़ार ना करें कि वो आपको सिखाएंगे, आप खुद सीखने की कोशिश करें। उस्ताद नहीं सिखाएगा, आप खुद सीखने की कोशिश करें। किसी ने आपका हाथ रोका है कि आप मुतबादल किताबें ना पढ़ें? किसी ने आपका हाथ रोका है आप मुतबादल कंप्यूटर पे जाकर स्किल ना सीखें? किसने रोका? शॉर्ट कोर्सेज ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज आते हैं वो ना करें? किसने रोका? किसने रोका? आप खुद से इनिशिएट करते हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो आपके अंदर परफेक्ट, आप कहते हैं मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। एक्सरसाइज आप करते नहीं है इनिशिएटिव करने के लिए, वॉक आप करते कोई नहीं है, स्पोर्ट्स आप करते कोई नहीं है, जंक फूड आप खाते हैं, तो इनिशिएटिव क्या आपका? इनिशिएटिव आपका रॉन्ग है, नेगेटिव है। जब तक आप पॉजिटिव इनिशिएटिव में नहीं आएंगी तो आपकी सेहत के मामला ठीक नहीं हो सकेंगे, तो ये भी आपको देखना है। फिर आप आगे आए, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। हर बंदा फितरतन चाहता है कि वो लोगों के सामने आए, लोग उसको ओन करें। कोई नहीं चाहता कि वो उसको ओन ना किया जाए, सब चाहते हैं कि वो लीडर परफॉर्म करते हुए, लेकिन हर बंदा लीडर नहीं बनता।
कुछ लोग बनते हैं। ये जो कुछ लोग बनते हैं वो कौन होते हैं? जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो खुद से अपने आप को परफॉर्म करते हैं, जिनको आउटस्पोकन होते हैं, जो करेज जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर स्ट्रगल ज़्यादा होती है, जो बहादुर ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को लीड करने का शौक़ रखते हैं, आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं ना इनके ने क्या सी अगे वध के बड़ा काम कर रहा है। वो जो आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है या काम कर रही है ना, उसके अंदर लीडर बनने की एक पीछे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि शौक़ है अंदर, वो उसको मजबूर करता है कि लीड करने को। फिर हम कहते हैं यार इसको लीड कर दो, ठीक है ना। तो याद रखिए जो लीडरशिप है, अब वो लीडरशिप कोई आपने सियासतदान थोड़ी बनना है, अपने अपने प्रोफेशन का लीडर। अच्छा कुक, अच्छा अपना ड्रेसिंग, उसमें आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप अच्छे दोस्त हैं, उसमें लीडर बन सकते हैं। आप अच्छी जॉब्स में लीडर बन सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे लीडर हैं। आप अपने दोस्तों में बहुत अच्छे लीडर हैं। हम कहते हैं उसके बगैर महफिल नहीं लगेगी, उसको तो लाजमी मिलाना है। इसका मतलब है ही एंड शी कैन टेक द लीड आपकी लाइफ में। तो अपने अंदर वो लीडरशिप और उसका सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि लोग आपको ओन भी तो करें ना। अब आप कह रहे हैं कि मैं लीडर हूं, बट नोबॉडी कैन ओन। तो जब आपको कोई ओन ही नहीं कर रहा तो फ़ायदा क्या ऐसी लीडरशिप का जो आप अपने अंदर पैदा करके रखे हुए, क्योंकि लोग तो आपको ओन नहीं कर रहे ना। लोग आपको नहीं देख रहे कि किस तरीके से आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया हुआ है। वो हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अपने अंदर लीडरशिप का पैदा करना और सोशल इन्फ्लुएंस पैदा करना। घर में वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सोसाइटी आपको रिकग्नाइज नहीं करेगी, जब तक सोसाइटी आपको नहीं परखेगी, जब तक सोसाइटी आपको ओन नहीं करेगी, जब तक सोसाइटी आपको लेजिटिमाइज नहीं करेगी, लोग आपको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, आपके दोस्त अहबाब आपको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, तो आपकी लीडरशिप तो क्वेश्चन मार्क है सर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लीडर बने तो आपको उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। लीड करता हूँ, लीडर कौन होता है? जो दूसरों को सपोर्ट करता है। आप कितना सपोर्ट करते हैं दूसरों को? लीडर वो होता है जो रिस्क लेता है। आप कितना रिस्क लेते हैं? लीडर वो होता है जो इनिशिएटिव लेता है। आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं? लीडर वो होता है जो स्ट्रगल पे बिलीव करता है। आप कितना स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं? ये सब चीज़ें जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, जो मुस्तनद हैं पूरी दुनिया में, आप उसके अंदर अगर अपने आप को टटोलें और अपने आप को वैल्यूएट कर लें, वेयर यू स्टैंड, आपको पता चल जाएगा आप कितने बड़े लीडर हैं। और लीडरशिप आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़ी कि आपने स्किल सीख ली है और आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो फिर कैसे होगा? अब लीडर का काम है बोलना। आपको बोलना, अकेले में तो आप बहुत बोलते हैं, पब्लिक में आप बोलते हुए घबराते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा बोलना भी, ठीक है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर डिजिटलाइजेशन, वो मैं आपको चौथे 4 हिस्सों में बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा परफेक्शन आप इसमें लेंगे डिजिटलाइजेशन में और टेक्नोलॉजी में, आज की दुनिया में आज जो चीज़ सीख रहे हैं ना, 4 दिन के बाद इररेलेवेंट है, नई चीज़ आ रही है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम होगा। फिर आप देखें रेजिलेंस, स्ट्रेस, पीस, सोशल टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कामयाब इंसान के बारे में किसी ने पूछा कि एक सबसे बड़ा कामयाब इंसान की तारीफ़ क्या होती है? उसने कहा जो आसानी से मोल्ड हो जाए। जैसे हम कोई चीज़ पकड़ के पैक करके अपने साथ बैग में रख लेते हैं ना, वो मोल्ड हो जाती है ना। तो मोल्ड वाला तो काम बड़ा आसान है, इसको जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो जाएगा। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, आप कितना आप अपने अंदर लचक पैदा करते हैं कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। जी बेटा जल्दी से, शाबाश। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ओरिजिनल होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड होने चाहिए, अभी आपने मोल्ड होने की बात की, तो ये दोनों बातें आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों? देखो मैं बताता हूँ कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। अगर मैंने आपको कहा कि आपको ओरिजिनलिटी में होना चाहिए, तो ओरिजिनलिटी में आपको लगता नहीं है कि आपको मोल्ड भी होना चाहिए? अगर आपने लोगों के साथ काम करना है तो विदाउट मोल्ड आप कैसे काम करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप लोगों के साथ ठीक नहीं है, तो आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो तो डिस्टर्ब कर रही है ना। हमें तो उसको ठीक करना है ना। हम आपको उसमें लेके आना चाहते हैं कि यार आपको अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप सबके साथ एडजस्ट कर सकें, बैठ सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यू आर ए मुस्लिम हो ना, तो अब मैं आपके साथ एक क्रिश्चियनिटी में बैठा हूँ, आई एम ए ज्यूश, मैं अपना नॉन बिलीवर हूँ, तो आपको क्या करना है? मुझे मारना है? मारेंगे मुझे? मेरे साथ बैठेंगे ना, खाना भी खा सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है, इकट्ठे बैठ भी सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं, गपशप भी कर सकते हैं। तो ओरिजिनलिटी क्या कहती है? इंसान को इंसान के तरीके से डील करें। उनको मज़हब की बुनियाद पे देखेंगे, उनको बरादरी की बुनियाद पे देखेंगे, उनको रंग नस्ल की बुनियाद पे देखेंगे, उनको जेंडर की बेसिस पे देखेंगे, उनको पैसे की बेसिस पे देखेंगे? नहीं।
ओरिजिनलिटी तो यही कहती है कि हम इंसान हैं सब, और पहले हम इंसान हैं, बाद में हमारे मज़ाहिब हैं। पहले तो हमें इंसान बनाया ना अल्लाह ताला ने, उसके बाद मुझे पता चला कान में जब अजान गई है तो पता चला कि मैं मुसलमान हूँ, वो को दूसरा मज़हब है, तीसरा मज़हब। तो हमारी ओरिजिनलिटी तो ये कहती है कि हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर जी, प्लीज़। सर जिस तरह आपने बात की कि इंसान वो अच्छा जो मोल्ड हो जाए, तो सर एक इंसान जो जल्दी से मोल्ड हो जाता है, तो कोई ऐसा बंदा जो उसको अपनी बातों में फंसा दे, उलझा ले उसको, तो और अपने तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करे, तो उसका क्या है? चलें, समझे आप थोड़ी देर के लिए कि मैंने आपको एक्सप्लॉइट किया और आपको मोल्ड कर लिया। एक दफ़ा तो कर लिया, दूसरी दफ़ा करूँगा आप कॉन्शियस हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा भी आप हो गए, तीसरी दफ़ा आप नहीं होंगे। आप कहेंगे इसकी आदत है, ये मुझे एक्सप्लॉइट करता है। तो ज़िंदगी में तजर्बे तो करने पड़ेंगे। अगर हम ये कहें कि जिससे मैं रिश्ता बना रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, 100% ट्रांसपेरेंसी होगी, नहीं होती ना इंसानी रिश्तों में। तो आप क्या करते हैं? मोल्ड करते हैं अपने आप को, दोनों मोल्ड करते हैं, तभी ज़िंदगी चलती है ना। अगर आप अपने माँ बाप से, बुज़ुर्गों से पूछें ना, जिनकी 40-40, 50-50 साल की रिलेशनशिप है शादी की, तो पूछे ना कौन सी चीज़ है जिसने आपको मजबूर किया कि आप अभी तक इकट्ठे हैं? वो कहेंगे मोल्डिंग। हम अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं उसके मुताबिक, इसके मुताबिक। तो ये देखिए, ये अगर मैं कहीं आपको एक्सप्लॉइट करूँगा ना, तो मैं एक दिन पकड़ा जाऊँगा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा पकड़ा जाऊँगा, 5 दफ़ा पकड़ा जाऊँगा। आप अपने आप को रिपीट कर लेंगे। हर बंदे पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना जब तक कि मुझे चीज़ें नहीं निकलेंगी, लेकिन आपको मोल्ड तो होना है रिलेशनशिप के मामले में, अपने प्रोफेशन के मामले में। यानी मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि आप इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एडमिन ऑफिसर की पोस्ट दे दी है, ठीक है। अब आपका शोबा तो नहीं है एडमिन ऑफिसर, लेकिन जॉब नहीं थी ना, तो आपको तो बामरे मजबूरी कबूल करनी पड़ी। तो आप क्या करेंगे? मोल्ड। अगर आप कहेंगे ना सर आई एम इंजीनियर, तो कहेगा भाई जाके इंजीनियरिंग जॉब ढूंढो ना, मेरे पास क्या करने आ गए हो, मेरे पास तो ये जॉब है, मैं यही कर सकता हूँ। तो आपको उसके मुताबिक मोल्ड करना है। तो हम अपने आप को उसमें लेके जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं कि जैसी सिचुएशन होगी, जैसे हालात होंगे, जैसे वाक़यात होंगे, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप सबको मैं पानी में, आप में से कितने लोग हैं जिनको तैराकी आती है, स्विमिंग आती है? हाथ खड़ा करें। थोड़े से हैं। अब जिनको स्विमिंग नहीं आती ना, उनको मैं कहता हूँ मैं आपको पानी में उतार रहा हूँ, आपकी पहली ख्वाहिश क्या होगी? हैं? बाहर आ जाएं। एक तो हो गया, चले बाहर आ जाएं। और जाए ना, 2 और सेफ्टी कोशिश लगाएंगे, चले ट्यूब से ले लेंगे, 3 और हैं? सीखने की कोशिश करेंगे तो भी टाइम लगेगा ना सीखने में, 4 5। भाई सबसे पहले आप ये कहेंगे कि भाई ये बताइए ये पानी जो है ये कितना गहरा है? अगर आपकी हाइट से बड़ा है ना तो आप नहीं जाएंगे। अगर कोई आपको धक्का दे दे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे मर्जी से पूछा जाएगा तो आप नहीं जाएंगे। मैं आई एम नॉट अ स्विमर, मेरी कोई स्विमिंग नहीं आती। जब भी मैं स्विमिंग करने उतरता हूँ कभी शौक से, तो मैं पूछता हूँ कि पानी का हाइट क्या है। वो कहते हैं जी ये 5 फुट की रॉ है। तो मैं उसमें जाके उतर जाता हूँ, आसानी से छलांग मार देता हूँ, कोई मसला नहीं है। खड़ा हो जाऊँगा ना, पानी मेरे पैर ज़मीन को लगेंगे ना, फिर मैं उसके अंदर खेलता रहता हूँ। अगर मुझे पता चले 7 फुट है, 8 फुट है, आई डिडंट गो देयर, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो आप याद रखिए, आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। छोटे बच्चे जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 3 फुट में 2 फुट के अंदर खेलते हैं। उन्होंने लगाए हुए होते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, रॉ लगे होते हैं। आप किसी भी होटल में चले जाएँ, 5 स्टार होटल में, आपको रॉस मिलेंगे इस फिट के साथ, उसके मुताबिक आप करते हैं। तो आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं जिस जगह पे आप जाना चाहें। तो ये आपको करना पड़ता है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, स्ट्रेस, पाकिस्तान का हर बंदा परेशान है। अब ये जितने लोग आप बैठे ना, आपकी एज मिसाल के तौर पे अगर 20 है फॉर एग्जांपल किसी की, मैं आपको अभी साइकोलॉजिकली फिट करके बताऊंगा कि आपकी उम्र 40 साल है। साइकोलॉजिकली बता दूंगा, क्योंकि आपका चेहरा 40 साल का है। वो 20 साल वाला मैच ही नहीं कर पा रहा, जो 20 साल में जोश खरोश है, एक्टिविज्म होता है, वो नज़र नहीं आता। क्यों? लॉट ऑफ स्ट्रेस। और वो किसी भी हवाले से हो सकता है, किसी एक वजह नहीं, कई रीजंस हैं। स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी बहुत है, ठीक है ना। अब वो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस ख़त्म कैसे होगा? शायद ख़त्म ना हो, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेस को डील कैसे करना है। स्ट्रेस को डील कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड सेट्स हैं? हाथ खड़ा करें। एंड्रॉयड के सेट मोस्टली लोगों के पास हैं। आप में से, छोड़ दें, आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ाना 10 मिनट का कॉमेडी देखते हैं इसके ऊपर मोबाइल पे? 10 मिनट की कॉमेडी देखते हैं? थोड़े।
अब स्ट्रेस को डील करने का ये है कि आप कितना हंसते हैं। एक है मुस्कुराना, एक है हंसना। हंसना ये होता है खिलखिला के पागलों की तरह, हाँ हा 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 हा, ठीक है, लाफिंग करनी। अगर आप स्ट्रेस को डील करना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे, फन की तरफ जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, वॉक करेंगे, ठीक है, ग्रीनरी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। तो आप ऐसी एक्टिविटी डील करेंगे जो आपको, अगर मज़हब का बहुत ज़्यादा लगाव है तो मज़हब की तरफ जाएंगे, म्यूज़िक का लगाव है तो म्यूज़िक की तरफ जाएंगे। जो भी आपका शौक़ है, जिससे आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस नीचे जा सकता है, आप वो करेंगे। अब वो आपको करना है। लेकिन अगर आप बैठेंगे बिस्तर में तो वो नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जिस जगह पर आप बैठ के स्ट्रेस में चले गए, फौरी तौर पे वो जगह छोड़ दें। उस बिस्तर पे ना पड़े रहें। उस बिस्तर पे पड़े रहेंगे ना, अगले 4 घंटे भी आपका स्ट्रेस ठीक नहीं होगा। फौरी तौर पे वहाँ से उठें और छत के ऊपर चले जाएं। अचानक छत देखेंगे, आसमान देखेंगे, फलां देखेंगे, स्ट्रेस का डिवाइड हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील करना है। कुछ लोग भी मिलते हैं, वो आपको अच्छे भले आप खुश बार फिर रहे थे, आपको स्ट्रेस में करके चले गए, उनको भी डील करना है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस को देखना पड़ेगा, टॉलरेंस पैदा करनी है। ये जो मैंने आपको, एक सेकंड बेटा, अभी ये जो मैंने आपको कहा ना, अभी जो आपने सवाल किया, हर बंदा आपकी तरह का नहीं होगा। मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ तौर तरीके, सबको एडजस्ट करना है। टॉलरेंस पैदा करें, रवादारी पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के साथ चलना सीखें, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखें, तभी एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, तो तभी आप अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। जी सॉरी, मैंने यहाँ से कौन सवाल कर रहा था जी। डिप्रेशन जो है वो ये है कि आपको एक किसी वाक़े की वजह से डिप्रेस हो गया, किसी एक वाक़े की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, और एक ही वाक़े की वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। एक ही वाक़े की वजह से डिप्रेशन से बाहर आ गए और एक ही वाक़े की वजह से डिप्रेशन में चले गए। स्ट्रेस वह जो मुस्तकिल बेसिस पे आपको अनईजी रखता है। आपकी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को स्ट्रेस में डाल दिया है। ये जो सुसाइड करते हैं लोग ज़्यादातर, वो स्ट्रेस की वजह से करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे सुसाइड रहते हैं ना। ये थोड़ी कि आज ही मुझे तकलीफ हुई और आज ही मैंने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस में चला गया हूँ और बाहर नहीं निकल पा रहा, जैसे कोमा कहते हैं, हाँ, जिसे कहते हैं, ये कहते हैं कि यार ये तो स्ट्रेस की हालत में रहता है। डिप्रेशन शॉर्ट, और वो जो है वो लॉन्ग टर्म में है, वो जो रेगुलर बेसिस के ऊपर रहता है। जी, डिप्रेशन लॉन्ग टर्म में होता है, स्ट्रेस शॉर्ट टर्म पे होता है। अच्छा, डिप्रेशन जो है ना, देखो बेटा, बात ही है, अभी आपने मुझसे एक बात ऐसी की है, अचानक ऐसी कोई बात कर दी है जिससे मैं फौरी तौर पे डिप्रेस हो गया हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि यार मैं इस हालत से बाहर निकला हूँ और मेरे साथ ये कैफियत हुई है, तो फौरी तौर पे मैं आपकी स्टोरी सुन के ना डिप्रेशन में चला गया हूँ कि यार इसके साथ बड़ा बुरा हुआ है। हाँ, अब आपने मुझे स्ट्रेस तो नहीं किया बेटा, आपने तो मुझे थोड़ा सा उदास कर दिया है, परेशान कर दिया है। नहीं, अब वो जुमलों में ना चले ना, मैं आपको जो जुमला मेरे पास है दो, मैं आपको उसको वजाहत कर रहा हूँ। डिप्रेशन वो है जो आपकी बात सुन के मैं उदास हो गया हूँ। स्ट्रेस ये है कि आपने मुझे कोई ऐसा स्ट्रेस दे दिया यार, जिसकी वजह से मैं मुस्तकिल नीचे की तरफ जा रहा हूँ, डाउन जा रहा हूँ, और वो किसी आपके एटीट्यूड से, किसी बिहेवियर से, किसी एक्शन से निकल कर आया है, और वो मेरा मुस्तकिल मेरे साथ चल रहा है, स्ट्रेस में रहता हूँ मैं। आपसे मैं पूछता ना, आप कहते हैं क्या है आजकल प्रॉब्लम, तो मैं ये कहूँगा कि चले यार मुझे डिप्रेशन है, एक जुमला तो मैं ये कह सकता हूँ। एक मैं कहूँगा यार मेरा प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर के पास जाए ना, वो कहता क्या है, वो कहता है जी स्ट्रेस बहुत है। अब ये आजकल डिप्रेशन के ऊपर तो आपको गोलियाँ खिला के करवा देते हैं ठीक, ये गोलियाँ खा लें ज़हनी सुकून की, ये कहते हैं ना। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो आपके साथ साइकोलॉजिकल सेशंस करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके साथ सेशन करते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस से बाहर निकालना है। वो लंबी कैफियत है, वो छोटी कैफियत नहीं है, लॉन्ग स्टे है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होगा। अच्छा, फिर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट को, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको ज़रा यहाँ पे ले आएँ। आप कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के मास्टर हैं। हम सब की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, हम सब की ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, एजुकेशनल लेवल पे भी, दोस्तों की लेवल पे भी, सब जगह पे आते हैं। आप कैसे उसको डील करते हैं, कैसे उसको लेके चलते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को डील करना नहीं आता, और मैं आजकल बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू है और एक ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का इशू है। ये मैं कहता हूँ हर डिसिप्लिन के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो इस्लामियात में मास्टर्स कर रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, बायोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं, सबको पढ़ाएं स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये थोड़ी है कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाना है। ये तो ऐसे है कि जैसे मैंने अपने भाई के साथ ताल्लुकात को कैसे ठीक करना है।
अपनी बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात को ठीक करना, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताद के साथ। तो ये तो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के और स्ट्रेस मैनेजमेंट के। अब आपने एक टीचर की मिसाल बताई थी, एक टीचर की वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस में जा रहा हूँ, उसका एक्शन मुझे सूट नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा डिप्रेशन से आगे लेके जा रहा है, तो मुझे इसका कोई रेजोल्यूशन निकालना है ना सर। मुझे कोई जाके टीचर बदलवाना है या और उसका कोई मुतबादल ढूंढना है, कोई कुछ करना है ना मुझे, तो मुझे उससे बाहर निकलना है। तो याद रखिए कि बेतहाशा हमारे मामलात जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ना प्रॉपर तरीके से डील करने की वजह से पैदा होते हैं। हम बेहतर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को डील नहीं कर पाते, बल्कि उस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब आप जी प्लीज़। सर एक ऐसा बंदा जो इलिटरेट है, ठीक है जाए, तो जिसको जाट भी कहते हैं, जी जी जी, तो सर उसको किस तरह समझाया जा सकता है जब उसके साथ आप लाइट वे में बात करते हैं या बड़े आराम से सुकून से उसको समझाने की आप जो है ना बात करते हैं? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, मैंने आपको पहले मिसाल बताई थी, हमारे अपने फैमिलीज़ में बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम अपने मसले सुलझाने के लिए उनके पास जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? वो तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मसलों को सुलझाना उनको आता है। क्यों? तजर्बा, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपोजर, यही चीज़ है ना। तो एक तो इसका पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मोची के साथ बैठ के भी अपना मसला हल कर सकता हूँ, और मैं किसी PhD के साथ बैठ के भी हल कर सकता हूँ। और ज़्यादातर हमने देखा कि पढ़े लिखे ज़्यादा मसला पैदा करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मास्टर हो जाते हैं ना, तो वो मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो इसका कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि ये पढ़ा लिखा, ये नॉन पढ़ा लिखा, मेल फीमेल, अर्बन रूरल, ये कोई चीज़ें नहीं है। असल चीज़ ये है कि एक तो एक बंदा कितना आपको सुनता है, कितना आपको स्पेस देता है, कितनी आपको पैम्परिंग करता है। आपको मैं बताऊं, आधे से ज़्यादा हमारे मसले जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में पैम्परिंग से ठीक होते हैं। एक बंदा आपको बार बार थपकी देता है, देखे यार यू आर वेरी नाइस, यू आर सच अ नाइस गाय, यू आर सच अ नाइस गाय, यू आर सच अ नाइस गाय। कौम उसको गालियाँ निकाल रही है, दोस्त उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, बट समवन सेज यू आर सच अ नाइस गाय। कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करता है पैम्पर से। छोड़े यार, जो हो गया है लानत भेजें, हो जाता है इंसान के साथ, गलती से कोई परेशान नहीं होता, चले आगे चलें, वे फॉरवर्ड ढूंढते हैं, फला ढूंढते हैं। आप उसको हौसला तो बढ़ाएं ना। वो किसी ने एक बड़ा मशहूर वाक़या है ना इस्लामी तहज़ीब में, एक बंदे ने 99 कत्ल किए थे, तो उसने जाके एक बुज़ुर्ग से पूछा कि यार मैं तो मुसलमान होना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? उसने कहा अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। तो उसने कहा लेकिन मेरे से एक बड़ा जुर्म हुआ है। उसने क्या किया? उसने कहा मुझसे 99 कत्ल हो गए हैं। उसका 99 कत्ल किए। उसने कहा तुम्हारी माफ़ी नहीं हो सकती। उसने कहा फिर 100वां कत्ल मैं तुम्हारा कर देता हूँ। जब माफ़ी को नहीं होनी तो फिर तुम्हारा कत्ल कर देता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं कंफर्ट्स पैदा तो करते हैं, लोगों को खड़ा तो करते हैं, उनको हौसला देते हैं ना। आपने वो फिल्म देखी ना मुन्ना भाई MBBS, देखी भी ना? उसमें बड़ा फ़र्क, एक ही लर्निंग है उसकी, पूरी फिल्म की एक ही लर्निंग है, मेडिसिन और एटीट्यूड। मुन्ना भाई तो डॉक्टर नहीं थे, वो तो जाली डॉक्टर थे, लेकिन जादू की थपकी जो है, एटीट्यूड जो है, वो एक जो बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ बंदा होता है उसको भी लूडो खेलने पे मजबूर करके खेल के लेके आता है ना। इसका मतलब एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी पैम्परिंग, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी सपोर्टनेस, आपकी फलां, ये कितनी शानदार चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीमार आदमी भी खड़ा हो जाता है और एक सेहतमंद आदमी आपकी बातें सुन के और बीमार हो जाता है। तो ये तो आपके अपने हाथ में है कि आप इसको कैसे, अच्छा उसका तरीकाकार क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, लोगों के पास, लोगों के तजर्बे जब आप सुनते हैं ना कि आपने इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, वो कहते हैं मैंने ऐसे किया है, वो जादू की थपकी दी थी तब हो गया था। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी जादू की थपकी है। आप मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और बहुत सख्त लड़ाई होगी, अब इधर से मेरे दिल में भी आ रहा है कि किसी तरीके से मैं इनिशिएट कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। आप भी सोचते होंगे कि यार मैं इनिशिएट कर लूँ, आप भी नहीं करते, हम दोनों इनिशिएट नहीं कर पा रहे। थर्ड वन आता है, वो कहता है आओ दोनों को बिठाते हैं, या ये कि खुद से मैं इनिशिएट कर लेता हूँ या खुद से आप इनिशिएट कर लेते हैं। तो वो सारा मसला पता चलता है लड़ाई तो कम ही थी, इनिशिएटिव का सारा इशू था। पहल कौन करेगा? तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। मैंने आपको कहा है कि अप्रिसिएशन कर लें, आप अपना तारीफ़ कर दें, सॉरी कर लें, अकामोडेशन कर लें, अच्छा सा बेस्ट विशेज़ का कार्ड भेज दें। अचानक वो परेशान हो जाता है, यार ये तो अभी मुझसे लड़के गया था, अभी मुझे बेस्ट विशेज़ का कार्ड भी भेज रहा है। तो कई तरीके हैं जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। गिफ्ट ले लेते हैं किसी के लिए, कोई चीज़ ले लेते हैं, तो लोगों को कंफर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। एक और स्लाइड्स में देखता हूँ, छोटा सा है, ये है आपकी सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक। अब वो तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा एटीट्यूड एंड बिहेवियर के दरमियान
सारी वॉर थी, सारी एटीट्यूड एंड बिहेवियर के दरमियान वॉर थी। कहीं कहीं वो स्किल्स भी थी, लेकिन ज़्यादातर एटीट्यूड एंड बिहेवियर के तौर पे रहा। अब ये देखें ज़रा, आपको कुछ स्किल्स चाहिए। यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, यू आर ए गुड प्रेजेंटर। अब अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं तो आप मार्केटिंग ही नहीं कर सकते किसी भी किस्म की, चाहे बिजनेस मार्केटिंग हो, चाहे सोशल मार्केटिंग हो, चाहे पर्सनल मार्केटिंग हो। यू आर नॉट ए गुड प्रेजेंटर। आप अच्छा सोच रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन अच्छे प्रेजेंटर नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि बहुत से अच्छे टीचर आते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट नॉट ए गुड प्रेजेंटर, नॉट ए गुड कम्युनिकेटर, अपने आप से बातें करते रहते हैं। कुछ लोग आते हैं, नॉलेज कम होता है लेकिन अच्छे गुड कम्युनिकेटर होते हैं, प्रेजेंटर अच्छे होते हैं, आप उनसे ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। और हम अमूमी तौर पे आला तरीन टीचर से मुतासिर होने के बजाय एवरेज टीचरों से मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो अमूमी तौर पे ज़्यादा गुड प्रेजेंटर और अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो ये सलाहियत आपको पैदा करनी है। मार्केट आपको माफ़ नहीं करेगी इफ़ यू आर नॉट ए गुड प्रेजेंटर और यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। अब ये कम्युनिकेटर का मतलब अंग्रेज़ी ज़बान नहीं है, उर्दू भी है। आप उर्दू में अच्छा बोल लें, किसी ज़बान में भी जिसमें आप महारत है, आपको अच्छा बोलना आता हो, आपको अच्छा लिखना आता हो कम से कम, ठीक है। आप अच्छा प्रेजेंटर हो। प्रेजेंटर से मुराद एक तो ये है कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा हो, हाँ, आप बड़े साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग नज़र आ रही हो, और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को, मुकदमे को पेश कर रहे हैं। प्रेजेंटर होना चाहिए। निगोशिएशन एंड लॉबिंग करना, निगोशिएट करना। जैसे हम अपनी अम्मा से कहते हैं 200 रुपये दे दें, माँ कहती कोई नहीं देना, चल दफ़ा हो जाओ, कोई नहीं देना पैसे। फिर आप उनको मनाते हैं, देखे ना मम्मा प्लीज़, देखे ना वो ये ना वो ना फलाना, वहाँ से देखे ना ये कर लेना वो कर लें। वो कहती पुत्र तेरे प्यो ने देने, मैं थोड़ी दे देना। अम्मी आप कहें ना अब्बा जी से, आप कहेंगी तो फिर देखे ना वो कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। या छोटी बहन को ज़्यादा अब्बा स्पेस देते हैं, तुम जाओ ना मेरी सिफारिश करो, करते हैं ना। ये सारी ज़िंदगी हम निगोशिएट कर रहे होते हैं दोस्तों के दरमियान कि यार मेरी इसके साथ लड़ाई होगी, तुम सुलह करा दो ना, निगोशिएट बन जाओ, तुम मॉडरेट कर लो ना, बीच में कोई सपोर्ट कर दो। तो आप अच्छे निगोशिएटर होते हैं। अगर आप अच्छे निगोशिएटर नहीं हैं तो आप अपने लिए स्पेस कम पैदा करेंगे, याद रखिए। और लॉबिंग करते हैं, उधर तक पहुंचने के लिए किसी का सहारा लेते हैं, अब्बा का, अम्मा का, भाई का, रिश्तेदार का, दोस्त का, कुलीग का, उस्ताद का सहारा लेते हैं। विदाउट लॉबिंग यू कैन नॉट, ठीक है, वो हम करते नहीं हैं, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस आगे रिपीट हुआ है, इसको दोबारा मैं करता हूँ। डाइवर्सिटी, वो जो मैंने भी आपको कहा है, आप सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। रंग, नस्ल, मज़हब, ये जो सारी चीज़ें हैं ना जिनके अंदर हम फंस के रह गए हैं, उनसे बाहर निकलें। बरादरियों में फंस के रह गए हैं, डाइवर्सिटी में आए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डिसेबल, हाँ, गोरा, काला, सब जितने भी लोग हैं, इन सब के अंदर आप जितने ज़्यादा मैनेजेबल होंगे ना सर, उतनी ज़्यादा आपकी एक्सेप्टेंस होगी। अगर आप सोचेंगे ना शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, इस चक्कर में पड़ जाएं, मुसलमान गैर मुस्लिम में पड़ जाएं, बरादरी नॉन बरादरी में पड़ जाएं, तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है ना सोसाइटी में कम होगी। तो डाइवर्सिटी ये कहती है कि हर एक की सोच और फिक्र, वो है ना बड़ा मशहूर जुमला है, आओ इख्तलाफात पर इत्तफाक कर लें। आपका मेरा इख्तलाफ है, लेकिन इत्तफाक ये भी होना चाहिए कि हम मिल के आगे चल सकते हैं, मिल बैठ सकते हैं। तो वो अपने अंदर पैदा करें डाइवर्सिटी का कॉन्टेक्स्ट। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, देखें, महसूस करें कि लोग कब माइंड करते हैं, लोग किन बातों से आपकी माइंड करते हैं, लोग किन चीज़ों से आपसे मुतासिर होते हैं पॉजिटिव, और किन चीज़ों से वो आपसे नाराज़ होते हैं, वो नेगेटिव कौन सी चीज़ें हैं आपके अंदर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करें। जो मैंने आपको कहा ना, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी यार बस कर दिया ना सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी है। इमोशनल सॉरी बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैं आपके पास बैठूंगा, आपसे कहूँगा कि सॉरी यार मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझे अपने किए पे बड़ी निजामत है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं आपसे नहीं करूँगा। अब ये आपके इमोशंस भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो इमोशन में और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपको फ़र्क डालना पड़ेगा कि कैसे इसको डील करते हैं। सोशल इंटेलिजेंस ये है कि लोगों को कैसे कायल किया जाता है, लोगों के साथ कैसे जोड़ा जाता है, वो सब चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा। कितने ज़्यादा कोलैबोरेटिव हैं आप, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, लोगों के साथ मिल के चलते हैं। हमारे यहाँ हर घर के अंदर आपके दोस्त अहबाब में एक ऐसा बंदा होता है, जब आप प्रॉब्लम में हो तो सबसे आगे आगे आपके साथ होता है, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं। तो कोलैबोरेटिव हो जाए, लोग आपके साथ मिल के चलना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो, पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, आपको अपना दोस्त एसेट समझते हो। जब वो आपको अपना एसेट समझेंगे तो फिर वो आपके साथ एक और तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं मुश्किल में हूँ तो आपको मिल ही नहीं रहा, मैं खुशी में हूँ तो सारे मुझे मिल रहे हैं। तो मुश्किल में कौन कितने लोग खड़े होते हैं, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट की बात होगी है पीछे, उसमें मैं जजमेंटल, ये जो भी आपने यहाँ पे किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जजमेंटल हो जाते हैं, आपने किसी ने कहा था यहाँ पे, आपने बेटा जजमेंटल, ठीक है, हम जजमेंटल होते हैं,
हम फौरी तौर पे राय बनाते हैं, अच्छी या बुरी, ठीक है, लेकिन गलतियों से सीखते हैं ना। आज मैं जजमेंटल हो गया हूँ, कल मैं सोचूंगा फैसला करने से पहले। क्यों सोचूंगा? क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस बड़ा बुरा है। तो जजमेंटल होना और नॉन जजमेंटल होना, इसमें एक तो फ़र्क करना पड़ेगा। और डिसीजन मेकिंग में जब फैसला करते हैं तो कितनी मशावरत करते हैं अपने आप से, कितना सोच विचार करते हैं, कितना गौर व फिक्र करते हैं, कितना लोगों के साथ माइंड करके बात करके आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो एक बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट होना चाहिए। फिर आप ये देखिए क्रिएटिविटी यानी इनोवेटिव माइंडसेट, मैंने आपको बता दिया। जितना आपका माइंडसेट क्रिएटिविटी होगा ना, क्रिएटिव होगा, आप नई से नई चीज़ें पैदा करने का हुनर रखते होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको, मेरा ख्याल कंक्लूड हो गया जी। अच्छा, अब मैं इसको रैप अप करता हूँ, फिर कुछ सवाल जवाब की तरफ आ जाएंगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। हर चीज़ में परफेक्शन नहीं आ सकती, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं आ सकती, ना परफेक्ट हो सकते हैं उस तरह से जिस तरह से मैं चाहता हूँ, या जिस तरह से ये थ्योरी मैंने आपके साथ अपने, इसमें से बहुत सी चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होगा। बहुत सी चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में ठीक नहीं होंगी। मैं जितनी तरीके से आपको समझाया है, हो सकता है मेरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो इसमें काफ़ी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन जो है ना वो बड़ी वाज़ेह है कि मैंने अपने आप को, ये जो मैंने डेस्टिनेशन बनाया हुआ है, यहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया हुआ है। हाँ, ये सारा का सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है। यहाँ से चलाऊँ, यहाँ पहुँचना है। इस प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इन्हीं के साथ मैंने मैच करना है, इन्हीं के साथ मैंने मीट करना है, इन्हीं के साथ मैंने मिलकर चलना है, इन्हीं के साथ मैंने डील करना है। कोई आइडियल स्पेस नहीं है, कोई हॉट केक आपको कोई नहीं देगा, और जो आपको हॉट केक देगा, बना बनाया केक आपको पेश करेगा, वो आपको किसी ना किसी शक्ल में एक्सप्लॉइट भी करेगा। ये याद रखिएगा। हर चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ती है, वो आपको प्राइस पे करनी है। ठीक है, वो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। फिर बाद में आपको एहसास होता है कि मुझे फला फला बंदा या बंदी जो है ना मुझे एक्सप्लॉइट कर गए हैं, वो करना पड़ता है क्योंकि आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। तो याद रखिए, प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस आपको बताता है कि आपने यहाँ से शुरू होना है और यहाँ पे जाना है। इसके दरमियान ये जितनी बातें मैंने आपके सामने की हैं, ये चैलेंजेस हैं। 100% परफेक्शन नहीं आएगी, किसी में भी नहीं होगी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पेस पे हम इनको मीट कर सकते हैं, इनको डील कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, इनको एज ए मेथडोलॉजी, एज ए टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। और उसकी एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लें। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके पास आ जाएगी। आप इनमें से अपने आप को इवैल्यूएट करें। सेल्फ इवैल्यूएशन आपका होमवर्क ये है, आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है। और 5 पॉइंट्स ऐसे उठाने हैं जिसमें आप समझते हैं कि यू आर द परफेक्ट। सिर्फ 5 पॉइंट पकड़ने हैं पूरी प्रेजेंटेशन में से। 5 पॉइंट वो पकड़ने हैं जिनमें आप समझते हैं कि आप क्या हैं, परफेक्ट हैं। और 5 पॉइंट आपने वो उठाने हैं जिसमें आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं है, वीक हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 10। 5 परफेक्ट और 5 वो जो वीक हैं। अब आपने परफेक्ट जो है ना, उसमें ये लिखना है कि कैसे मैं इसको मज़ीद फर्दर स्ट्रेंथन करूंगी। ठीक है, ये जो 5 परफेक्ट है ना, इसके अंदर मज़ीद 5 पॉइंट्स में मैं परफेक्शन कैसे और ज़्यादा पैदा करूं, और जो वीकनेस है 5, उनका रोड मैप क्या होगा, उनको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे। तो अब आप देखिए होगा क्या। एक ख़ास वक्त के बाद जब आप इसके ऊपर 5-6 महीने लगाएंगे ना, अगले 5-4 महीने लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये जो मेरे परफेक्ट थे ना, इनमें से 3 सुपर हो गए हैं। अभी 2 रहते हैं, पांचों में मैं सुपर नहीं हुआ या हुई, 3 में मैं सुपर परफेक्ट हो गया या हो गया। 2 पॉइंट यहां से बच गए। ठीक है, यहां आपके पास 5 वीक है। इन 5 में से आप कितने ऐसे हैं जिसमें से आप परफेक्ट में चले गए? सुपर परफेक्ट नहीं, परफेक्ट में चले गए। इनमें से कोई 3 पॉइंट ले लें। मिसाल के तौर पे आपने 3 उठाए, इनमें परफेक्ट हैं। अभी ये 2 रहते हैं, ये जो 2 रहते हैं ना जी, इसको अगले रोड मैप में डाल दें परफेक्ट में, और इसमें से 2 उठा लें सुपर परफेक्ट में। अब ये प्रैक्टिस है, मैंने आपको बताया सारी की सारी बातें प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस में जाना है। तो अब आपने असाइनमेंट ये करनी है, 5-5 तो आइडेंटिफाई करने, 10 पॉइंट हो गए।
10 पॉइंट के अंदर आपने इसमें से बताना है कि 1 महीना अपने आप को ज़रा कंपोज करें। मेरा नेक्स्ट अब जनवरी में सेशन होगा, ठीक है ना, जाके 20 के करीब होगा, महीना आपके पास है। 1 महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इन 5 के साथ क्या सलूक किया था और इन 5 के साथ क्या सलूक किया था, और आप में से मैं कोई 5 से 6 लोगों की स्टोरी सुनूंगा, ठीक है। कोई भी जो भी सुनाना चाहेगा तो 5-6 लोगों की मैं स्टोरी सुनूंगा और मैं ज़रा देखने की कोशिश करूंगा कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर किया। और आप ये देखिएगा, वो होता है ना स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर से जाने के बाद, आप अभी यहाँ खड़े हैं, 1 महीने के बाद आप यहाँ खड़े होंगे, उस 1 महीने के बाद आप यहाँ खड़े होंगे, फिर 1 महीने के बाद आप यहाँ खड़े होंगे, 1 महीने के बाद यहाँ खड़े होंगे, यहाँ आके आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप अपना एटीट्यूड डेवलप कर लें, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें आई कैन लर्न, आई कैन डू विद प्रैक्टिस, नॉट ओनली द विशेस। विशेस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ख्वाहिश का पैदा करना पहली बात, लेकिन उस ख्वाहिश को प्रैक्टिस में लेके आना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे कीजिएगा प्लीज़। जी जी प्लीज़। सर, जब हम किसी भी फ्रेंड जोन में इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ लोगों की बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ थोड़ा अच्छा करना पड़ता है। तो बाद में हमें जो कोलीग वगैरह होते हैं वो साथ कहते हैं कि आप क्यूट फेसेस या मतलब दोगले बन के बात करते हो, तो कुछ देर बात करने के लिए हमें मतलब अपना रवैया चेंज करना चाहिए या नहीं? अच्छा, बात यह है कि अगर मुझे झूठ बोलना पड़े किसी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। आप में से किसी के साथ एक बहुत ज़बरदस्त एरर हुआ है और वो काबिल माफ़ी नहीं है, तो मैं आपके साथ एक सलूक करूँगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर दिया है और मैं आपको और डाउन कर दूँगा। एक ये है कि मैं समझता हूँ कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट यू नीड सम पैम्परिंग, और मैं आपको थोड़ा सा चापलूसी लगा के पैम्परिंग करता हूँ और थोड़ा सा उसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने गलत किया, दुरुस्त किया है, ठीक किया, तो इसका मतलब है कि ये झूठ भी बोला जा सकता है, ठीक है, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। कहीं मैंने मुनाफिकत का, जैसे आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हिपोक्रेसी का, डबल स्टैंडर्ड का किया है। हो सकता है जो देख रहा है वो ये सोच रहा है कि इसने सलमान आबिद साहब ने डबल स्टैंडर्ड अख्तियार किया है, ये दोगले हैं, ये ऐसे हैं, ये कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये डबल स्टैंडर्ड क्यों इख्तियार किया है। मेरे सामने एक स्ट्रैटेजी है, मेथडोलॉजी है ना मेरी। तो अगर मेरी मेथडोलॉजी ये कहती है कि मेरे इससे किसी को फ़र्क पड़ सकता है और मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ, तो ठीक होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। हमारे एक उस्ताद थे जर्नलिज्म में, अजीज़ मज़हर साहब, अखबार के एडिटर होते थे। वो प्रेस क्लब बैठते थे, ज़्यादातर वक्त जो है ना वो काम के बाद शतरंज खेला करते थे। आप कोई भी आ जाए ना और अगर ओहो सलमान आबिद, और यार तू तो कमाल दा आदमी है, कमाल दा आदमी है यार, मैंने वेख के तेन बड़ी खुशी होती है। अब मैं कहता हूँ मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। साथ ही कोई दूसरा आया, शौकत, और यार तेरे वर्गा तो हीरा बंदा कोई नहीं का। अच्छा, वो हर एक की ना इस तरह से तारीफ़ करते थे। एक दिन मैं और वो बैठे हुए थे अकेले, हम चाय पी रहे थे प्रेस क्लब में। तो मैंने उनसे कहा, मज़हर साहब अब तो वो फौत हो गए बेचारे, तो मैंने उनसे कहा कि मज़हर साहब ये ताड़ी की आदत है यार, हर बंदे ने तुसी चुप के रख दो। उन्होंने कहा यार इतने जो प्रेस क्लब से लोग आते हैं ना, ये बाहरों बड़ा गम लैके आते हैं और पता नहीं किहड़ी किहड़ी परेशानियां लैके ना इस प्रेस क्लब से बढ़ते हैं। तो अगर मेरे दो जुमलियां दे नाल इन्हां दा कोई सवा सेर खून बच जाता है तो मैं कोई भैड़ा काम कर रहा है। मुझे बड़ी बात समझ आई और मैं आज तक उसके ऊपर बिलीव करता हूँ कि यार लोगों को खड़ा करें। लोग गिर रहे हैं, लोग अंदर से डिप्रेसिव हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, कोई सहारा कोई नहीं बनता, कोई सपोर्ट वाला नहीं बनता, कोई कुछ नहीं करता। आपने उनको ज़रा पैम्परिंग करके, फीड करके थोड़ा सा खड़ा करना है। वो देखिए वो बंदे परफेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार कोई बंदा तो है ना जो हमारी तारीफ़ करने वाला है। वो घर से भी तारीफ़ नहीं मिलती, बाहर वाले तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। एक हमारा एक दोस्त था, वो जाता था तो घर अपने, तो बीवी जाती उसका इस्तेकबाल करती थी डांट डपट के साथ ना। वो तंग आ जाता, कहता यार की मुसीबत है सलमान साहब, तो जॉब तक जाके घर जाना तो बुढ़ी सुनाना शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा मैं बड़ा प्राउड फील करना मैं, या तो मैं दफ्तर जाना तो लोग की बड़ी तारीफ़ कर देने मेरी, लेकिन घर वाले नहीं करते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो वो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मैं इसी तरह से एक ट्रेनिंग करवा रहा था गुजरांवाला में। तो एक मौलवी साहब इतनी लंबी दाढ़ी रख के बैठे हुए थे। वो हर बार कुरान का कोई हवाला दे देते थे, तो मुझे थोड़ा सा जिद करने की कोशिश करते थे कि सर कुरान ये कहता है, कुरान ये। मैं भी सुनता रहा। मैं पढ़ा रहा था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब मुझे नहीं पता था उनका और उनकी बीवी के साथ कोई इख्तलाफ था, मुझे नहीं पता था, यकीन करें मुझे नहीं पता। जब मैं बातचीत कर गया सारी की सारी, मुझे कहने लगे, मैंने कहा कोई सवाल है? कोई सवाल उसने नहीं किया।
जब चाय का ब्रेक हुआ ना तो मेरे पास आगे कहता सर मैं आप ज़ाती तौर पे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मैं कहता जी मेरी बुढ़ी मेरे नाल बड़ी सख्त नाराज़ है तो उन्होंने राज़ी करने का कोई तरीका दस दो। मैं कहा की होया है? कहने लगा बस जी कोई ज़ाती लड़ाई सी फला सी। मैं कहा तेरा मसला मैं हल कर देना, देखो 1000 रुपये है। उन्हें कहा है। मैं कहा 1000 रुपये खर्च करना पेगा। कहना मैं तुहानू दे देना। मैं कहा मैनू नहीं देने, तू 1000 रुपये खर्च करने। कहता की करा? मैं कहा 300 रुपये की तो लै तू मिठाई, 300 रुपये की लै मिठाई और 700 रुपये का कोई जोड़ा ले लै अपनी बेगम वास्ते। 1000 रुपये खर्च करने ने और 2 चीज़ें लैके तू जानी है। तू जाके बेगम को कहना बेगम जल्दी जल्दी चाह बना, आज मैं बड़ी अच्छी खुशखबरी तेरे वास्ते लैके आया। वो चाय लैके आएगी, तू सामने उधर मीठा रख, मुँह मीठा कर, सॉरी कर और नाल उन्हें कह के मैं गिफ्ट लैके आया, तेरे वास्ते एक जोड़ा बड़ा शानदार मैं ख़रीदा। उसने मेरे कहने के मुताबिक वही ख़रीदा। अगले दिन आया तो बैठ के कहने लगा सर वो मेरा मसला तो हल हो गया, बड़ी बेगम खुश हुई है फलाई, तो तुसी मैनू इजाज़त दो तो मैं बेगम को भी बुला ला इस वर्कशॉप के विच। मैं कहा जी बुला लो। मैं कहा बुला लो, वो भी आ गई। उसने कहा कि मैं तो समझ रहा था ये तो बड़ा बड़ा पहाड़ है जो तो नहीं टूट सकता, एक मिठाई एक जोड़ा सर, ए 2 चीज़ों की मार सी सारा मसला कॉन्फ्लिक्ट। आप मुझे कोई तोहफा दे दें तो मेरे अंदर भी जितनी नाराज़गी होगी एकदम नीचे चली जाएगी। तो हम चीज़ों को ना डील करने के अल्टरनेट मॉडल लेके आएँ, मुतबादल मॉडल लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखें। बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो। पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा ही हल होने के लिए होते हैं। वो आपकी बात है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना देते हैं, मज़ीद और पेचीदा बना देते हैं, वरना कोई और इशू नहीं है।